मैं उसे आप लोगों का मिजाज कैसा है पहले ये बताइए। आप लोग आज जो हुआ समझ पाए ठीक तरीके से, या आपको लग रहा है कि टॉपिक गलत फंस गया आज? ऐसी फीलिंग तो नहीं है? समझ में आ रहा है ठीक से आपको? इंटर रिलेटेड है क्या क्या? क्या क्या इंटर रिलेटेड है? सिनोजोइक, प्रोटोजुआ से आपको प्रोटोजोइक ऐसा कुछ लगा आपको? सिनोजोइक है ना? चलिए चलिए चलिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इनका नाम लेके सवाल आएगा। यूपीएससी में स्टेटमेंट आएगी, आपको स्टेटमेंट से खुद समझना पड़ेगा सवाल किसके बारे में। तो जब भी टॉपिक हो जाएगा प्रश्नों को देखेंगे। यूपीएससी में कथन बेस्ड प्रश्न आते हैं आमतौर पे, और इनके आधार पर कुछ आप लिख पाएंगे। अच्छा, ये उम्मीद कर सकते हैं। अभी किसी बच्चे ने कहा कि अगर इन सारी चीज़ों का शॉर्ट नोट्स बन जाए कहीं से, भाई साहब कह रहे हैं कि मॉडल आंसर अगर मिल जाए सारे के सारे, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे मेंस देते हैं ना मेंटरशिप में, इस बार उनसे क्या करेंगे, रिवाइज करवा के उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखवाएंगे जो आ चुके हैं पहले, और जो बेस्ट आंसर्स होंगे इकट्ठे करके कंपाइल करके आपको दे देंगे। मैं चेक भी कर दूंगा, ठीक है? और सच बात है, यूपीएससी में ना आजकल जो हालत है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और परीक्षक भी चेक करने में बहुत तल्लीन होकर चेक कर नहीं पाता है। तो आजकल ज़्यादा महत्व इस बात का कि हमने 20 क्वेश्चन लिख दिए, इस बात का बहुत ज़्यादा नहीं है कि कितनी गहराई में जाके लिखे। बस लिख देने हैं, कुछ कुछ चित्र, पर्ची मत भेजोगे, मत भेजो, वहीं रख लो, है ना? 20 क्वेश्चन लिख दिए, छोड़ा एक भी नहीं। कुछ चित्र बना दिए, कुछ नक्शे बना दिए, ताकि वो दिखे कि बड़ा बड़ा शानदार उत्तर लिखा है। तो उत्तर दिखना चाहिए शानदार, लिख सके तो अच्छी बात है, नहीं तो उससे बहुत दिक्कत नहीं है। तो जब आप मेंस की मेंटरशिप में आएंगे तो ये सब प्रयोग आप सीखेंगे, खूब अभ्यास करेंगे, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहेंगे। चलिए, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक नंबर 5 है ना? हाँ, गनीमत है कि आपको पता है कि टॉपिक नंबर 5 चल रहा था, और काफ़ी देर से चल रहा था, है ना? तो टॉपिक नंबर 5 में भारतीय पढ़ लिया, पश्चिम में हमने ग्रीक फिलोसफी पूरी पढ़ ली है। और ग्रीक फिलोसफी का मतलब हमने लगभग 8 के आसपास दार्शनिकों को पढ़ा होगा। हमने सोफिस्ट को पढ़ा, नंबर 1, नंबर 2 सुकरात, फिर सेरेनाइक, उसके बाद सिनिक, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर एपिक्यूरस या एपिक्यूरियन फिलोसफी, और उसके बाद स्टोइक फिलोसफी। तो कुल 8 दर्शन हमने ग्रीक फिलोसफी पढ़ ली, जो कि बहुत मेहनत वाला काम था, पर क्योंकि आप लोग थे इसलिए हो गया। कोई और होता तो होता भी नहीं। ये तो आप लोग थे, मुस्कुराते मुस्कुराते आपने कर लिया बिना उदासी लिए, वरना कहाँ कोई कर पाता है ऐसा, है ना? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लगभग ईस्वी पूर्व 100 वर्ष से जंप लगा के सीधे पहुंचेंगे 1700 ईस्वी के आसपास। तो लगभग 1700-1800 साल का जंप लगाएंगे और आधुनिक काल में आएंगे। और आधुनिक काल में जब हम एथिक्स को पढ़ते हैं, मैंने उस दिन आपको थोड़ा सा बताया होगा, तो मॉडर्न एथिक्स में क्या क्या पढ़ना है, अगर थोड़ा सा एक खाका खींच लें, आपको ध्यान होगा उस दिन हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, टीलियोलॉजी, और इसके बाद दूसरा कौन सा रहा होगा? डीओंटोलॉजी, है ना? एक वर्च्यू था, वर्च्यू एथिक्स आप मान लीजिए कि आपका पूरा हो गया। उसमें जितने चिंतक थे, 3 ही चिंतक थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। किसने कौन सा वर्च्यू माना, क्या रिलेशनशिप माना, वो सब आपने सारा समझ लिया। अब कितना भी मुश्किल सवाल आएगा, आप वर्च्यू में खेल खेल के आंसर ले सकते हैं, तनाव की बात नहीं है। जो चौथा था मेटा एथिक्स, वो आपको पढ़ना ही नहीं है, जितना समझना था हमने उससे ज्यादा समझ लिया था, इस पर आपसे कभी सवाल नहीं पूछेंगे। अगर आपको ध्यान हो, टीलियोलॉजी में मैंने उस दिन 5-6 नाम बताए थे, जिनमें से एक नाम था ईगोइज्म, एक नाम था हेडोनिज्म, एक था यूटिलिटेरियनिज्म, किसके बाद एक नाम मेरे ख्याल से एवोल्यूशनिज्म आपने लिखा होगा, और एक आइडियलिज्म भी इसी तरफ लिखा हुआ। तो आधुनिक काल की टीलियोलॉजिकल ट्रेडिशन में 5 दर्शन आपको समझने हैं। डीओंटोलॉजी में 2 दर्शन मुख्य रूप से आते हैं, एक आता है कांट, और एक को बोलते हैं इंट्यूशनिज्म। ठीक, ये है आपका मोटा मोटा पाठ्यक्रम, ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम। लेकिन जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आजकल कभी कभी कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो परंपरागत विचारधाराओं से नहीं आते हैं। जैसे जॉन रॉल्स से 2 सवाल पूछे जा चुके हैं, तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि ऐसा प्रश्न कभी मैक्स वेबर से आ जाए, जॉन रॉल्स से आ जाए। थोड़ा बहुत मार्क्सिस्ट एथिक्स क्या है, फेमिनिस्ट एथिक्स क्या है, इसका भी आइडिया होना जरूरी है। तो जब ये सारा हम कर लेंगे, तो हम थोड़ा सा आजकल जो दुनिया में विचार चल रहे हैं, मार्क्सवादियों की निगाह में एथिक्स कैसे काम करता है, नारीवादी जो है फेमिनिस्ट है उनकी निगाह में एथिक्स कैसे काम करता है, थोड़ा सा वो भी समझ लेंगे, लगे हाथ क्यों छोड़े। और फिर उसके बाद आएंगे अप्लाइड एथिक्स में। अप्लाइड एथिक्स का मतलब ये वो मैंने कहीं पढ़ाई नहीं आज तक, इस बार सोच रहा हूँ कि इस पर बात करें। अलग अलग क्षेत्रों में एथिक्स कैसे काम करता है, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है, इस पर सवाल आ चुका है। मीडिया एथिक्स क्या है, स्पोर्ट्स एथिक्स क्या है, बायो एथिक्स क्या है, मेडिकल एथिक्स क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। इन सब पर 2-2, 3-3 पॉइंट्स आपके पास रहेंगे। प्रश्न अगर आ ही जाए तो आप छोड़ के ना उसमें कुछ लिख दें अच्छे तरीके से, 100-150 शब्दों में, ये काम भी कर लेंगे। इतना करने के बाद हम ये मान लेंगे टॉपिक नंबर 5 और अप्लाइड एथिक्स, जो कहीं लिखा नहीं है पाठ्यक्रम में, पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो पाठ्यक्रम के टॉपिक नंबर 5 में ही आता होगा। इतना होने के बाद कुछ बचेगा नहीं, फिर सिर्फ एक आरटीआई और एक केस स्टडी, ये बचता है। कोशिश करेंगे कल वो भी हो जाए, पर अभी का हालात देखते मुझे लग नहीं रहा
जैसे हालात आज सुबह से दिख रहे हैं तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन ठीक है। और ज़बरदस्ती क्यों करना है, पढ़ते हैं आराम से। बहुत होगा एक संडे और बैठेंगे, ऐसा क्या है ना, क्या दिक्कत है, बैठेंगे। सैटरडे नहीं बैठेंगे क्योंकि इसके बाद अधिकतम एक दिन की जरूरत होगी, तो एक दिन के लिए संडे ज़्यादा ठीक है। शनिवार क्यों सारी क्लास कैंसिल करवाएं इस चीज़ के लिए, तो संडे मान के चलिए अगला जरूरत पड़ सकती है। तो हम शुरू कर रहे हैं किलियोलॉजी की परंपरा से, और उसमें कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट पढ़ने वाले हैं? ईगोइज्म, हिडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, इवोल्यूशनिज्म, आइडियलिज्म। अगर ये 5 हो गए तो मैं कहूँगा कि आप लोगों ने कमाल कर दिया है, और कमाल करने की खुशी में हम काट पड़ेंगे। अगर अगर आपने 5 पढ़ के दिखा दिया और साबित कर दिया कि जो मेरी राय आपके बारे में है वो सही है, तो फिर उसी उपहार में छठा दार्शनिक भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ईगोइज्म। ईगोइज्म को हिंदी में कहते हैं स्वार्थवाद। देखो, यूपीएससी को बहुत मतलब इस बात से नहीं है कि किस विचार ने क्या कहा, उससे मतलब है कि आप इस थॉट को समझते हैं कि नहीं समझते। बेशक इसके नाम के बिना भी समझते हैं कि नहीं समझते, नाम से मतलब नहीं है। वो तो एक वाक्य बोलेंगे, देखेंगे आपकी समझ उस मुद्दे पर कितनी है। तो मैं इस बार जानबूझ के थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि अप्लाइड समझ बन जाए, न कि सैद्धांतिक मामला सीमित हो जाए। स्वार्थवाद क्या है, इगोइज्म क्या है? ठीक है, स्वार्थवाद के समर्थक बहुत सारे हैं। अगर आपको शुरू में इसका अर्थ समझना हो तो 2 शब्दों में समझ सकते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि एक साइकोलॉजिकल इगोइज्म है, एक इथिकल इगोइज्म है, पर मैं ना आतंकी शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लेमन लैंग्वेज में समझें। बता दूंगा उसका मतलब क्या है, लेकिन इस्तेमाल मत कीजिएगा परीक्षा में जब तक पूछ ना लें आपसे। मैं बता जरूर देता हूँ आपको। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि सुखवाद के 2 मतलब होते हैं। पहला, मनुष्य का स्वभाव है सुखों की इच्छा करना, और दूसरा, सुखों की इच्छा करना नैतिक रूप से उचित है। ये जो 2 कौन है किसका? अच्छा, पीछे कोई होगा। तो जब मैंने आपसे कहा कि सुखवाद के मामले में सुखवाद के 2 पक्ष हैं, मैं एक बार स्क्रीन चेंज करके आपको 2 शब्द समझाता हूँ, फिर वापस सुखवाद पर आऊंगा। चाहे स्वार्थवाद हो चाहे सुखवाद हो, इन दोनों के 2 भेद माने जाते हैं, और कई दार्शनिक पहले के आधार पर दूसरे को साबित करते हैं। पहले को बोलते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद या स्वार्थवाद। अब मैं ये उम्मीद करूँ ना कि स्वार्थवाद में आप मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद लिख लेंगे और सुखवाद में केवल सुखवाद लिखेंगे। दोनों ने लिख के आने हैं, समझाने के लिए एक साथ समझा रहा हूँ। और दूसरा सिद्धांत होता है नैतिक सुखवाद या स्वार्थवाद, जो भी सिद्धांत आएगा। तो इथिक्स की किताबें इस तरह से डिफाइन करती हैं इसको। पर मैंने देखा कि जब बच्चे इस भाषा में परीक्षा में लिखते हैं ना, तो उत्तर में दम नहीं आता, फ्लो नहीं आता। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इन शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे नहीं अपनी ओर से, समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि हमारा मनोविज्ञान ऐसा है, और नैतिक का मतलब है कि नैतिक रूप से अच्छी बात है। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद का मतलब हुआ मानव का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? अगर सुखवाद की बात है तो हम कहेंगे मानव का स्वभाव है सुखों की आकांक्षा करना, जो हमने उस समय समझा था। और स्वार्थवाद की बात आएगी तो मानव का स्वभाव है अपने हित में सोचना। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद का मतलब क्या है? मानव का स्वभाव है सुखों की इच्छा करना। और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का मतलब क्या है? मानव का स्वभाव है अपने हित में सोचना। आप इन दोनों बातों से मोटे तौर पर सहमत भी होंगे। हम सब स्वार्थी होते हैं और हम सब सुख चाहते हैं, इन बातों पर हमें सहमति भी है। और जब इसी बात को बोलते हैं कि यह नैतिक रूप से उचित है, यह नैतिक रूप से भी उचित है, इसको बोल देते हैं नैतिक सुखवाद या नैतिक स्वार्थवाद। अब अगर मैं इसको मिला के 2-4 वाक्य बोलूं तो आप शायद पूरी बात समझ जाएंगे। मैंने अपने आपसे कहा था कि सुखवाद का मतलब है 2 वाक्य। पहला, मनुष्य स्वभाव से सुखों की इच्छा करता है। दूसरा वाक्य, सुखों की इच्छा करना नैतिक रूप से उचित है। इसी बात को किताबों में क्या बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि मनुष्य सुखों की इच्छा स्वाभाविक रूप से करता है, और नैतिक सुखवाद ये कहता है कि मनुष्यों का सुखों की इच्छा करना नैतिक रूप से ठीक है। लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल करने से बात भारी भरकम हो जाती है। और अच्छा सुखवाद कौन है? सुखवाद की विचारधारा में सही कौन सा है? जो इन दोनों को मानता हो। जब दोनों को मानना ही है, सीधे 2 वाक्य लिखिए। सुखवाद का अर्थ है 2 वाक्य। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुखों की इच्छा करता है, और मनुष्य का सुखों की इच्छा करना नैतिक रूप से उचित है। अब स्वार्थवाद पे आ जाइए। स्वार्थवाद के भी 2 वाक्य हैं। पहला, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, और दूसरा, स्वार्थी होना नैतिक रूप से अनुचित नहीं है बल्कि उचित है। तो जिसने वो दोनों वाक्य मान लिए वो सुखवादी, जिसने ये दोनों वाक्य मान लिए वो स्वार्थवादी। और बहुत सारे लोग स्वार्थवादी सुखवादी होते हैं या सुखवादी स्वार्थवादी होते हैं, जैसे थॉमस हॉब्स है, वो दोनों मानते हैं। जैसे चार्वाक है, दोनों मानते हैं। अरिस्टिपस है, दोनों मानते हैं। तो जो सुखवादी स्वार्थवादी दोनों होंगे वो दोनों बात मान लेंगे। क्या मैं समझा पाया आपको ये बात? पक्का? तो चलो फिर पिछले पेज पर आ जाओ वापस। स्वार्थवाद क्या है? अब मैं बिना उन दोनों शब्दों का आतंक पैदा किए 2 वाक्य में लिख रहा हूं। स्वार्थवाद वह सिद्धांत है जो 2 बातों में विश्वास करता है। अब आप बताइए पहली बात क्या होगी? मानव स्वभाव से स्वार्थी है।
और दूसरा क्या बोलेगा? स्वार्थी होना नैतिक रूप से बुरा नहीं है, बस स्वार्थी होना नैतिक रूप से बुरा नहीं है। स्वार्थी होना नैतिक रूप से बुरा नहीं है, अनुचित नहीं है, बस। सो सिंपल। अब इसी बात को आतंक पैदा करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद कहता है कि, क्या कहता है? पहले वाला वाक्य। और नैतिक स्वार्थवाद क्या बोलता है? दूसरे वाला वाक्य। बस। तो ब्रैकेट में लिख लो पहले वाक्य के नीचे मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। उस जगह लिखो लिखना नहीं है ना? लिखना नहीं है अपनी ओर से, कोई पूछ ले तो पता रहना चाहिए। और नीचे नैतिक स्वार्थवाद, फिर लिखो लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए है। तो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, नैतिक स्वार्थवाद, दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। तो ये हुआ स्वार्थवाद का सामान्य मतलब। आप लोग सहमत है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है और स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है, इससे भी सहमत है? क्योंकि अगर इससे सहमत नहीं होंगे तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मनुष्य स्वभावतः बुरा होता है। आप समझ रहे हैं? मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है, किंतु स्वार्थी होना बुरा है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, समझ, मनुष्य स्वभावतः बुरा है, यही बाइबल कहती है। बाइबल में मनुष्य को स्वभावतः बुरा बताया गया है। और कार्ल मार्क्स ने यही कहा कि बाइबल यही चूक गई, मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है। और होब्स कह रहे हैं ना, मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। अभी आएगा थोड़ी देर में आपके सामने। लेकिन जब हम स्वार्थवाद को समझते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। स्वार्थवाद में कुछ कंफ्यूजन होते हैं। अभी आपके मन में है कि क्या मनुष्य हमेशा स्वार्थी होता है? तो इनका उत्तर है कि हाँ, मनुष्य हमेशा स्वार्थी होता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि क्या मनुष्य स्वार्थी होता है, मन में दो एग्जाम्पल खटक से आते हैं, फ्लैश कर जाते हैं। पहला माँ का, कि क्या मेरी माँ भी स्वार्थी है? जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा, क्या वो स्वार्थी है? एक तो ये भाव मन में आता है। और ये सुन के कैसा लग रहा है आप लोगों को कि माँ स्वार्थी होती है? अच्छा नहीं लग रहा ना? तो माँ स्वार्थी नहीं हो सकती, बाकी दुनिया में कोई भी हो, लेकिन माँ स्वार्थी नहीं हो सकती। यही ना कि राय? दूसरा, जिस सैनिक ने देश के लिए लड़ते हुए बॉर्डर पर जान दे दी, क्या वो स्वार्थी था? बड़ा मुश्किल है। और आप लोगों की दुनिया में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, एक्स वाई पे जान छिड़कता है पर वाई उसको भावने देती है, वाई को जेड पसंद है, और वाई ने एक्स से कहा तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। एक्स एक्स के जीवन का सारा ही बेस्ट फ्रेंड होना है, वो बेचारा अच्छा दोस्त बन के मरेगा। फिर एक्स ने कहा तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, तुम जानती हो, बताओ क्या चाहती हो? वाई कही तुम मेरी जेड से सेटिंग करवा दो। अब एक्स जो खुद नहीं कर पाया वो जेड के लिए कर रहा है, माहौल बना रहे कि जेड को वाई पसंद आ जाए, और एक्स खुद बेचारा जान छिड़क छिड़क के मर गया है। इस व्यक्ति को स्वार्थी कैसे कहेंगे? बेचारा वो जिससे प्रेम करता है उसके प्रेम को हासिल करने के लिए अपने प्रेम की बलि चढ़ा के उसकी सहायता कर रहा है, इसे कैसे स्वार्थी कहेंगे? आप सोचिए एग्जाम्पल कहाँ से ढूंढ के लाए हैं? लेकिन आप लोगों की जनरेशन के लिए ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल ऐसा ही होता है जिससे आप रिलेट कर पाते हैं। आपके मन में कोई ना कोई याद ही होगा जो बेस्ट फ्रेंड है, जिसके जीवन का सार है बेस्ट फ्रेंड होना, अच्छा दोस्त होना। कोई ना कोई आपके मन में आ गया होगा कि अच्छा हाँ, ये उसके बारे में चल रहा है। आप लोगों की भाषा में बॉयफ्रेंड मटेरियल है नहीं, वो बेस्ट फ्रेंड मटेरियल है। कुछ लोग होते हैं हस्बैंड मटेरियल। मैंने सुनी ऐसे शब्द बच्चों के मुंह से, बोलते आप लोग बोलते हैं ऐसे शब्द? अच्छा नहीं बोलते? अच्छा कोई और लोग बोलते हैं, कुछ और लोग बोलते हैं, गंदे लोग बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलते। कुछ होते हैं बॉयफ्रेंड मटेरियल और कुछ होते हैं अच्छा दोस्त मटेरियल, यानी ठन गोपाल। इन्हें खाली शुभकामनाएं मिलेंगी जिंदगी भर, उसके अलावा कोई उनके जीवन में उपलब्धि नहीं होने वाली है। ये भाई साहब इशारा करें कि ये है वो और वो इनको दिखा रहे कि ये है वो, देखिए ये आप दोनों अच्छे दोस्त बने रहिए इसके, है ना? चलो खैर, अभी सवाल ये नहीं कि कौन क्या है, अभी सवाल ये है कि इसकी व्याख्या कैसे करें कि वो भी स्वार्थी है। आप थॉमस हॉब्स से पूछेंगे, सारी व्याख्या कर देगा, 1 सेकंड में लगाएगा। और मजे की बात है कि आप उससे सहमत भी हो जाएंगे। अभी जो माँ से प्यार कर रहे थे सारा सब खत्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, अगर हॉब्स सामने पड़ गया तो मैं एक बार थोड़ी व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ कि ये लोग व्याख्या कैसे करेंगे इस चीज़ की। जैसे एक्स वाई और जेड वाला एग्जाम्पल है, एक्स को वाई बहुत पसंद है, उस पर जान छिड़कता है, वाई को जेड पसंद है जो भाव नहीं दे रहा। उसने एक्स से कहा तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, कुछ माहौल ऐसा बनाओ कि बात आगे बढ़े, और एक्स ने जान लगा कि माहौल बनाया, बात आगे बढ़ा दी। और फिर वाई और जेड चले गए और एक्स वहीं, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे। कार में गुजर गया, गुबार देखते रहे, उस भाव से खड़ा हुआ बेचारा। तो सवाल है कि एक्स का क्या स्वार्थ था इसमें? एक्स के 2 स्वार्थ थे। पहला ये कि जिसको मैं प्रेम करता हूँ उसने मुझसे कुछ मांगा है, और यदि उसने कुछ मांगा है तो मैं कैसे उसे मना करूँ? देखिए, इंसान के संतुष्ट रहने के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण भावनाएं होती हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, 2 का जिक्र करूँ विशेष रूप से। आपको जिंदगी में ये दोनों भावनाएं चाहिए, इसके बिना आप संतुष्ट हो नहीं सकते। एक भावना ये चाहिए कि कोई आपके ऊपर निर्भर है, और एक चाहिए कि मैं किसी पर निर्भर हूँ। ये 2 भावनाएं ठीक से जिंदगी में रहें तो बैलेंस रहता बना हुआ। तो जब जब आप फंसे, मम्मी को फोन किया, मम्मी, बस मम्मी ने कहा अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी, क्या हो गया बेटी, आजा बेटा आजा, अच्छा मैं आती हूँ मैं आती हूँ। आपको चलो टेंशन ले दी, काम खत्म, अब ये संभाल लेगी, इसका काम ही है, रोजगार ही है इसका। मम्मी आई, मम्मी ने सारा संभाल लिया, जो नासपीटा परेशान कर उसको दो थप्पड़ मारे कसके, मेरी बुढ़िया को परेशान करता है, खबरदार दूसरी गली में घुसा कभी तो 2 थप्पड़ मारे कसके, और उसको बोलेगा इनसे कौन बोलेगा, भाग लिया वहां से, किया छोड़ो। तो आपको एक ऐसा व्यक्ति, 1 या 2 या 4 जो भी हो जीवन में चाहिए, जिसके होते हुए आपको निश्चिंतता है कि जब भी मैं संकट में आऊंगा मुझे बचा लेगा। अनकंडीशनल कोई बड़ा हमसे, जो हमें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उस स्थिति में होते हैं, इस छोटे से बच्चे कुछ भी हो जाए पेरेंट्स की जान निकल जाती है। पेरेंट्स का भाग भी ऐसा, क्योंकि आपको ये संतोष है कि मेरे पेरेंट्स सब संभाल लेंगे, पेरेंट्स को ये संतोष मिल रहा है कि कोई तो है जिसे हम संभाल रहे हैं, कोई तो है जो सिर्फ हम पे निर्भर है, उन्हें भी संतोष मिल रहा है। वो दया नहीं कर रहे आपके ऊपर, आपको पैदा करके, आपको परवरिश करके, उनको बड़ा खतरनाक संतोष मिलता है उस चीज में, इसके लिए करते हैं परवरिश। और दूसरा आपके मन में जीवन में आता है कि कोई ऐसा हो जो अपने संकट में मुझे पुकारे और मैं उसे सुरक्षा दूँ, आश्वासन दूँ। इसलिए प्रेम की शुरुआत होती है, लड़के लोग पिता बन जाते हैं बहुत जल्दी, वो बॉयफ्रेंड नहीं रहते, बाप की भूमिका में रहते हैं।
अजीब सा माहौल बन जाता है। समझ नहीं आता कि बेटी बाप है कि प्रेमी प्रेमिका है, समझ नहीं आता, क्योंकि वो बात प्रेमिका से कर रहे हैं पर इस भाव से करते हैं कि बेटी से बात कर रहे हैं। मुझे पता, मैं हूँ ना, सारा मैं देखूंगा, पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मैं लेके आऊंगा, सब कुछ मैं करूँगा तेरे लिए, किसी और से मत बात करना, जमाना ठीक नहीं है और मैं उसी जमाने से निकला हूँ। जमाना ठीक नहीं है और मेरे दोस्तों से तो हरीश बात मत करना, बड़े नीच लोग हैं, तो पता नहीं, क्योंकि मेरे भाई साहब पापा बन गए हैं, अभी पापा की मुद्रा में है। लड़की ने एक आंसू बहाया नहीं कि इनका बांध टूट जाता है उस समय। अरे यार, मेरे होते तो रो रही है, बता किसको मारना है, कौन नीच आदमी है। अभी भाई साहब उस मूड में है, एकदम फिदाइन बने बने घूम रहे हैं, तालिबान से ट्रेनिंग लेके आए हैं, और जो उनकी प्रेमिका को देखेगा भी उसकी आँखें निकाल लेंगे। सड़क इनके पापा की है। पापा मैंने इसलिए बोला कि ठीक लगना चाहिए बोलने में, आप समझ रहे हैं क्या भाव इसके पीछे है। ये इस भाव में आ गए हैं, इस भाव में आ गए हैं कि सारी सड़क मेरी है, मेरे पापा की है, तुम आराम से घूमो। बाकी कैसे घूम रहे लोग, क्यों घूम रहे हैं बाकी लोग, अब उस मूड में आ गए। ये दोनों संतोष बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए अगर ये लड़का अपनी मित्र की सहायता कर रहा है अपने अरमानों के विरुद्ध भी, इसलिए कर रहा है कि इसने कम से कम ये तो कहा कि मैं तुमसे हेल्प चाहती हूँ। मैं हेल्प कैसे नहीं करूँगा, मैं पापा हूँ। पापा बनने को हर लड़का बेकरार है, प्रेमी बनने के 14 दिन पापा बन जाता है, सुरक्षा देने लगता है, बॉडीगार्ड बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो भाव है बहुत ज़्यादा। और लड़की जो है प्रेमिका से बेटी बन जाती है बहुत जल्दी, कई तो बोलने लगते तुम्हारे पापा हो। वाह क्या बात है। ऐसा 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 ड्रामा आप लोगों की हंसी बता रही है मुझे कि क्या, आप लोगों की हंसी बता रही है कि एकदम एग्जैक्ट गोरी निशाने पे लगी है ना। और इंटरेस्टिंग बात है, आपको लगता था केवल आप ऐसा करते हैं, सारी दुनिया ही करती है, सिर्फ आप नहीं कर रहे, सब पापा बैठे हैं यहाँ पर, सारी बेटियां बैठी हैं। मौके मौके की बात है कि पापा कौन से वाला है, इतना ही अंतर है कि एक्स का पापा वाई है, वाई का पापा टी है, इतना ही अंतर है, सारे पापा बने घूम रहे हैं इस समय, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है, ये किसी एक्स और वाई का मामला है नहीं, ह्यूमन नेचर का मामला है। आपको हंसी आ रही है, खुल के हंसी, मास्क मत लगाइए इस वजह से कि हंसी हंसते हुए देख लूंगा, मैं हंसते हुए देख चुका हूँ आपको, उसके बाद मास्क लगा लिया आपने, डरिए मत, खुल के हंसी, और पापा को बोलना वो भी हंसे क्या टेंशन लेनी है, जो बात है तो चलिए। तो मेरा कहना है कि मेरी क्लास में बहुत लोड नहीं लेना, खुल के हंसी, मुक्त भाव से, बहुत दबाव लेकर नहीं जीना है, मस्त होकर जीना है, जो सहज है वो सहज है, ठीक है। तो इन भाई साहब को ये संतोष मिल रहा है कि मैंने कुछ किया, मैंने हेल्प की, और इस हेल्प करने के चक्कर में रोज बात कर पा रहे हैं। बहुत बड़े फुकरे वो भी होते हैं, छोटे कस्बों में लोग राखी बंधवा लेते हैं कि कम से कम बात तो होती रहेगी। भाई व्यक्ति कितना कुपोषित है ये भी तो पक्ष है ना। अगर अगर व्यक्ति प्रेम की दुनिया में सुपर कुपोषित टाइप का हो, तो बहुत कुपोषण के बाद व्यक्ति ऐसा भी हो जाता है कि ठीक है मैं तेरा भाई बन गया आज से, लेकिन बात करती रहना। उसके मन में भाव अलग उठते हैं, लेकिन नाटक करता है भाई होने का, क्योंकि उसको पता है कि ये अकेला रास्ता है बात करने का, वरना बात भी नहीं होगी। सामंती समाज में कोई और रास्ता है नहीं। हाँ, सामंती समाज में ऐसा ही होता है, एक मुक्त समाज में तो नाटक नहीं करना पड़ता, मुक्त समाज में नौटंकी के बिना लोग बात कर लेते हैं, सामंती समाज में अभिनय ज़्यादा करना पड़ता है। एक बात, माँ और बच्चे के संबंध की व्याख्या भी स्वार्थवादी इस तरह से कर देते हैं। सिंपल एग्जांपल देखिए, एक माँ है, गरीब माँ है, उसका एक बच्चा है, और उसके पास भोजन बड़ी मुश्किल से 2 रोटियां आई हैं। बच्चे को भूख है 3 रोटी की, माँ को भूख है 2 रोटी की, 5 रोटियां चाहिए पेट भरने के लिए, लेकिन है 2 ही रोटियां। अब इसका वितरण कैसे हो, और वितरण का फैसला माँ के हाथ में। बच्चा बहुत छोटा है, 4-5 साल का, उसको इतना पता भी नहीं है। माँ के पास 3 ऑप्शन है, पहला एक तू ले एक मैं खाती हूँ, आर्टिकल 14 अवसर की समानता, कितना सिंपल है। दूसरा वो ये कहे कि मुझे 3 रोटी की भूख है, तुझे 3 रोटी की भूख है, मुझे 2 रोटी की भूख है, तो 2 रोटियां हैं, तो 40% करके 5 हिस्से करेंगे, तो 80% रोटी मैं खाऊंगी, 1.2 रोटी तू खा ले, 0.8 रोटी मैं खा लेती हूँ, भूख के अनुपात में वितरण कर दिया हमने। ये जेएस मिल बन गई है। इसके पहले हर्बर्ट स्पेंसर थी, अभी जेएस मिल बन गई है। लेकिन दुनिया की अधिकांश माताएं इस मामले में करेंगी क्या, 2 की 2 रोटियां बच्चों को खिला देंगे, बशर्ते एक दिन पहले खाया उन्होंने भी, वरना भूख तो उनको भी लगती है ना भाई। और ऐसे उदाहरण दे दे कि हम माताओं को जीना और मुश्किल कर देते हैं। माँ का मन कर मैं खा लूँ, हो दुनिया की अधिकांश माताएं दे देंगी, हो दे देती हैं, दबाव बढ़ जाता है माताओं पे, क्योंकि माताएं ऐसी अंदर से नहीं होती, उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, उनके मन करता खाने का, पर दबाव इतना ज़्यादा है कि अच्छी माँ नहीं है तो अच्छी माँ बनने के चक्कर में सब छोड़ना पड़ता है उनको। तो यदि आपकी माता जी बहुत अच्छी है तो चिंता की बात है, उनको थोड़ा बोलो इतना अच्छा ना बने, थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखें। पर मान लीजिए कि माँ ने दोनों रोटियां बच्चे को दे दी, तो सवाल है कि क्यों दे दी। थोड़ा इसको डायसेक्ट करते हैं, विश्लेषण करते हैं, क्यों दे दी रोटियां। क्योंकि अगर वो एक रोटी खाती उसका पेट भरता, पेट भरने से आनंद पैदा होता। अब सवाल है कि अगर वो एक रोटी खाती तो उससे एक आनंद मिलता उसको, जो पेट भरने का आनंद होता, पर दोनों रोटियां देने से उसको त्याग का सुख मिला, परोपकार का सुख मिला, बच्चे के उपकार का सुख मिला, एक मानसिक सुख मिला। ईमानदारी से बताइए कि इन दोनों सुखों में से उसको कौन सा सुख ज्यादा आकर्षित करता होगा, त्याग का सुख। और यदि माँ ने दोनों रोटियां बच्चे को इसलिए दी कि उसको त्याग का सुख रोटी खाने के सुख की तुलना में ज्यादा अपील करता है, तो उसने त्याग किया या उसने अपने सुख की तलाश की, सुख की तलाश की। और क्या हम ये नहीं कह सकते कि उसका स्वार्थ इसी में था कि वो त्याग कर दे, क्योंकि कभी कभी त्याग करने से जो सुख मिलता है वो भोग करने से नहीं मिलता। और ऐसे समय पर किया गया त्याग दरअसल हमारे स्वार्थ को संतुष्ट ही करता है, उसके खिलाफ नहीं जाता है। एक व्याख्या भी हो सकती है इसकी। जो सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है उसके सामने 2 विकल्प हैं, सामने से गोलियां चल रही हैं, या तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, मारे और अपनी मौत होगी तो होगी, या वहां से भाग जाए। मान लीजिए 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है इसमें। अगर तीसरा ऑप्शन ये है कि सबको मार दो, मार देगा, उसमें कहने की बात नहीं। मान लीजिए कि युद्ध में ऐसी स्थिति है कि सामने 50-60 लोग स्टेंजन लेके खड़े हैं, किसी किसी खड़े हैं, और ये 2-4 लोग हैं। अब इनके पास भी हथियार है। एक रास्ता है कि आगे बढ़ते हुए 50-60 से 30-40 20-25 को मारें और फिर ठीक है मौत होगी तो होगी, और दूसरा ये है कि चुपके से वहां से भाग जाए। अब सवाल है कि इसको किस में संतोष मिलेगा। अगर ये भाग गया तो जिंदगी तो बच जाएगी, और जब भाग के आएगा
जिंदगी भर इसको लोग क्या बोलेंगे, भगोड़ा है, डरपोक है, सेना के नाम पर कलंक है। और एक आत्मसम्मान से भरा व्यक्ति इतना अपमान नहीं झेल सकता, कभी नहीं झेलना चाहिए। और इस अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से लाख गुना अच्छा है सम्मान के साथ मिलने वाली मौत। इसलिए यदि कोई समाज सेवक या यदि कोई सैनिक अपनी मौत को चुनता है तो इसलिए चुनता है कि उस प्रक्रिया में मिलने वाला संतोष उस जिल्लत भरी जिंदगी से लाख गुना बेहतर है जो इसके विकल्प के रूप में उपलब्ध हो सकती है। और इसलिए स्वार्थवादी कहते हैं कि वहां भी उस व्यक्ति का स्वार्थ ये है कि मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए, उससे बेहतर है ऐसी मौत मिल जाए, ये मौत भी मैं चुन रहा हूं क्योंकि मेरा स्वार्थ ऐसी मौत के पक्ष में है। तो स्वार्थवाद वो सिद्धांत है जो दुनिया की हर घटना की व्याख्या इस रूप में करता है कि मनुष्य का अपना स्वार्थ था इसलिए उसने ऐसा किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि इनकी हर बात को मान लें, तो इनका व्याख्या है, हम इन पर सवाल भी खड़े करेंगे। तो इसमें दो तीन बातें ध्यान रखने की बातें हैं, ध्यान देने की बातें इस मामले में दो तीन हैं, उनको ध्यान रखेंगे तो स्वार्थवाद आपको उचित सिद्धांत लगेगा। क्योंकि हो सकता है यूपीएससी कभी एक वाक्य पूछ ले, हर मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, कि आप इस कथन से सहमत हैं, तो आपको तर्क देने पड़ेंगे। अभी तक आप सहमत चल रहे हैं कि असहमत हुए हैं? जैसे माँ वाला, प्रेमी प्रेमिका वाला और जो तीसरा था देशभक्त सैनिक वाला, उसमें व्याख्या से आपको सहमति हो रही है, व्याख्या गलत लग रही है, ठीक लग रहा होगा। तो मम्मी भी स्वार्थी हो सकती है, इसका मतलब है ना, कल को आप लोग पेरेंट्स बनेंगे, आप भी स्वार्थी बनेंगे, घोर स्वार्थी बनेंगे। भगवान इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। विषय क्या आपका, समाजशास्त्र है, नया नया पढ़ा है, सोसाइटी जस्टिस पढ़ा है अभी हाल ही में? अच्छा, ऊपर से ऊपर से हिंदी साहित्य पढ़ा है। कह रहे हैं कि माँ क्यों मजबूर हुई, समाज ने मजबूर किया। सैनिक क्यों युद्ध लड़ने गया, समाज ने युद्ध की स्थितियां पैदा की, तो समाज जिम्मेदार है। तो क्या करें? ठीक है लेकिन उस खास कंडीशन में जो फैसला हुआ उसमें उस व्यक्ति का स्वार्थ है नहीं, इतनी सी बात है भाई। समाज तो कंडीशन पैदा करता रहेगा, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन आपका मतलब उस कंडीशन में फंसे व्यक्ति ने जो फैसला किया उस फैसले में उसका स्वार्थ है या नहीं है, सवाल तो ये है ना। हम इस सवाल पर कभी और विचार कर लेंगे, समाज की कितनी भूमिका है और कितना भी सुंदर समाज बना लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहाँ फैसले करने पड़ेंगे, उनसे कैसे बच सकते हैं, है ना। एक और किसी का, हाँ मैं उसी का अभी जो ध्यान देने की बात है ना वही समझूंगा। आप तनाव ना लें, एकदम तनाव ना लें। मैं भी देशभक्त व्यक्ति हूँ, विश्वास रखें। आजकल देशभक्ति हर चौथे घंटे में साबित करते रहना बहुत जरूरी है, वरना खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो आप सबका धर्म है कि बीच बीच में बोलते रहे मैं देशभक्त हूँ, उससे माहौल ठीक रहता है आजकल। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं स्वार्थवाद में, उसी पर मैं आ रहा हूँ। पहली बात ध्यान रखनी है कि स्वार्थ की परिधि सबकी बराबर नहीं होती, और दूसरी बात ध्यान रखनी है स्वार्थ का अनुपात। अगर हम इन दो बातों को ध्यान रख लें तो शायद हम स्वार्थवाद के सारे प्रश्नों को समझ पाएंगे। स्वार्थ की परिधि, देखिए स्वार्थ की परिधि को समझने का तरीका यह है कि आप यूं समझें कि ऐसे कुछ सर्कल्स हैं, ठीक है। इन सर्कल के सबसे बीच में जो सर्कल है वो है मैं, यानी व्यक्ति। मैं के बाद वाले नंबर 2 में आप मैं की जगह व्यक्ति लिख लीजिए, उसके बाद परिवार कर लीजिए, परिवार के बाद कर सकते हैं अपना क्या कुनबा कर लें, कुनबा, वंश कर लीजिए, वंश। उसके बाद हो सकता है समुदाय, हो सकता है समुदाय के बाद राष्ट्र हो सकता है, देश हो सकता है। अब मैं आपसे ये कहूं कि क्या हर व्यक्ति के लिए सेल्फ का मतलब बराबर होता है या अलग अलग हो सकता है? बराबर होता है। अच्छा चलो ये बताओ, अगर किसी परिवार के अंदर 4-5 लोग रहते हों और कुछ बंदूकधारी बंदूक लेके आ जाए, गोली भरी बंदूक, और बोले कि हम गोलियां चलाएंगे ताबड़तोड़, आप में से कितने लोग अपने परिवार को बचाने के लिए उनके सामने खड़े हो जाएंगे? हाथ खड़ा कर लो, ईमानदारी से, बेईमानी मत करना। आप में से कितने लोग अपने परिवार को बचाने के लिए सामने खड़े हो जाएंगे? ये संख्या लगभग 2/3 के आसपास दिख रही है। कितने लोग परिवार को बचाने के लिए सामने खड़े नहीं होंगे? इसमें देखते हैं साहस, क्षमा होगा नहीं, मरना तय है, उनको बचाना है तो मरना ही पड़ेगा। हाथ खड़ा कर लीजिए, 1 2 3 4 5, संकोच मत कीजिए। 4 लड़कों ने कहा, एक लड़की ने कहा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, ठीक है, अच्छी बात। चलो, अधिकांश लोग सोचेंगे परिवार में कौन है। असली मसला ये है किसको बचाना है परिवार में, क्योंकि आपके मन में रहा कि उसको बचाने के लिए मर जाऊंगा, इसके लिए तो नहीं मरूंगा। पापा के लिए दे दोगे जान या मम्मी के लिए? किसके लिए दोगे भाई? दोनों के लिए? अच्छा, कह रहे कोई ऑप्शन नहीं दोनों में से एक को बचाने का? तो भी हमने एक एग्जांपल देखा कि 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम जान नहीं देंगे परिवार को बचाने के लिए, ठीक है। तो हम वैल्यू जजमेंट नहीं करेंगे कि वो अच्छे लोग हैं कि बाकी लोग अच्छे हैं, इन सबसे मुक्त होकर सोचते हैं। तीसरा, आपका समुदाय है, उस समुदाय पे हमला होने वाला है। कल्पना कीजिए नेहरू विहार पे हमला होने वाला है, पाकिस्तान की ओर से परमाणु हमला होने वाला है। एज्यूम कीजिए, है ना, हो नहीं रहा मैं जानता हूँ। और उनके परमाणु बम फेंकने वाली जो तोप थी वो खराब हो गई है, तो ट्रक से भेजे परमाणु हथियार पाकिस्तान में भाई, तो ट्रक से भेजे। तो जिस छोटे ट्रक से भेजा परमाणु हथियार वो मुखर्जी नगर की तरफ से नेहरू विहार पुल पर चढ़ के आ रहा है, और नेहरू विहार की आबादी ने मिलकर तय किया कि हम में से कोई एक व्यक्ति उस ट्रक से जाके भिड़ जाएगा ताकि वहीं परमाणु हथियार चल जाए और नेहरू विहार तक असर ना पहुंचे। एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और आप सबसे कहा गया है कि आप में से कौन नेहरू विहार को बचाने की जिम्मेदारी निभाएगा? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से। आप लोग के चेहरे से बेईमानी टपक रही है, सच में पक्का? चलो, 3-4 लोगों ने कहा, परिवार के मामले में 3-4 छोड़ के सब मरने को तैयार थे। अब यहाँ 3-4 मरने को तैयार हुए हैं, क्योंकि समुदाय को बचाने का उतना मन नहीं करता हमारा, परिवार के लिए मन करता है, और परिवार के बाद सीधा राष्ट्र के लिए मन करता है, और किसी के लिए मन नहीं करता ज़्यादा। अब बताओ, देश पे हमला होने वाला है
और देश पे हमला रोकने का एक ही तरीका है कि आप चीन के उस परमाणु जो संरचना है जहां से हथियार चलने वाले हैं, एक ही तरीका है कि उनकी तोप के अंदर घुस जाना है ताकि बम चले, बम फुस हो जाए, सारा का सारा रेडिएशन आपके ऊपर आया, तुरंत मौत हो गई, लेकिन तोप के बाहर निकले नहीं, आपने ऐसा फंसा दिया मामला, उनकी तोप फुस हो गई और इस तरह से देश को बचा लिया गया। तो आप में से कितने लोग भारत को उस युद्ध से बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे तोप के अंदर घुस के, या जो भी तरीका हो? इसमें इसमें ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, इसका मतलब एकदम स्वार्थवाद की बात सही साबित हो रही है। जो जो हमने सोचा ठीक वही संख्याएं निकली हैं, ठीक वही संख्याएं निकली हैं। एक अंतिम सवाल है, इस दुनिया पर किसी और गैलेक्सी के ग्रह का हमला होने वाला है और दुनिया के सब देशों ने मिलकर तय किया कि 100 लोग दुनिया से चुने जाएंगे जो स्पेसशिप में बैठकर वहां जाकर युद्ध लड़ेंगे स्पेस में, और आपसे फॉर्म भरवा जाना है। 21 साल का होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है, जो कि आप हैं। और ये भी कहा कि जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भरा उनको अलग से नहीं भरना है, अगर वो चाहें तो केवल एंटर करके फॉर्म पूरा चला जाएगा, तो मेहनत भी नहीं करनी है, उसमें रिजर्वेशन भी नहीं है, कोई भर सकता है। तो आप में से कितने लोग इस दुनिया को बचाने के लिए स्पेस में जाकर युद्ध लड़ना चाहेंगे? हाथ खड़ा करने। गुड, बहुत बढ़िया। मूल लालच स्पेस में जाने का ही है ना, क्या स्पेस में जाना है मुझे, वहां जाके मरना है भाई साहब, वहां जाके मौज नहीं करनी है कि स्पेस टूरिज्म में गए, टूरिज्म नहीं है, युद्ध है। और दूसरी गैलेक्सी के लोग आएंगे, पता नहीं क्या क्या लेके आएंगे साथ में। हाँ चलो ठीक है, देखिए सारी बात का सार क्या है। अभी हमने कहा कि हम सब स्वार्थी हैं, पर भाई साहब दूसरे स्पेस में जाके युद्ध लड़ने को तैयार हैं, देश के लिए जान देने को तैयार हैं, परिवार के लिए, कुछ तो नेहरू के लिए जान देने को तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति के स्वार्थ की परिधि अलग अलग हो सकती है। कि घोर स्वार्थी व्यक्ति वो है जो मैं से आगे ना सोच सके। मैं मतलब बकरी की आवाज थी, मैं करके सिर्फ मैं, बाकी दुनिया बाहर में, किसी से मतलब नहीं। किसी से प्रेम भी हुआ तो इस भाव से किसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरी खुशी के लिए इसका होना जरूरी है। इस्तेमाल किया, फेंका, फिर किसी और को ढूंढ लिया, और इस्तेमाल करने के लिए वस्तु में ढूंढते रहे जिंदगी भर, उनका इस्तेमाल करते रहे, फेंकते रहे। घोर स्वार्थ, चरम स्वार्थी व्यक्ति। पर किसी किसी के लिए मैं और परिवार का अंतर खत्म हो जाता है कि परिवार के बिना मैं जी के क्या करूंगा भाई। मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरा पति या पत्नी है, इनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो मेरे होने का मतलब क्या है। इसलिए अगर भूकंप आएगा तो जब तक मेरे परिवार के सब लोग बाहर नहीं निकल जाएंगे, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मरेंगे तो मरेंगे, बाहर में जाए, पहले सबको बाहर निकालेंगे, और घर के जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति, जो सबसे स्लो चलता है, वो भी साथ में नीचे चलेगा तो बचेंगे, मरना है तो साथ में मर जाएंगे। क्योंकि इस व्यक्ति के लिए मैं और परिवार में अंतर नहीं बचा है, इसका मैं जो है वो परिवार ही हो गया है। किसी किसी के लिए मैं और वंश बराबर होता है, किसी किसी के लिए मैं और समुदाय बराबर है, किसी किसी के लिए भगत सिंह जैसों के लिए मैं और देश बराबर हो जाता है। उनका स्वार्थ देश तक फैल जाता है। तो स्वार्थ का मतलब ध्यान रखना है कि मैं अपने हित में कर रहा हूं, पर मैं अपनी व्याख्या जब करता हूं तो मेरे स्वार्थ की परिधि बहुत सीमित से लेकर बहुत व्यापक तक हो सकती है। इसलिए जब माँ बच्चे के लिए त्याग करती है तो माँ के स्व में बच्चा शामिल है, उसका परिवार उसके स्वार्थ का हिस्सा है, स्वार्थ की परिधि का हिस्सा है। वो उस बच्चे के लिए किसी और के बच्चे को खून पी जाएगी। उसको बच्चों से लगाव नहीं है, अपने बच्चे से लगाव हो। अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी और के बच्चे को मारना भी पड़ जाए तो मार देगी, क्योंकि उसकी एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि मेरा बच्चा नहीं है तो मेरे होने का मतलब नहीं है। और ये ह्यूमन मदर्स में होता है, ये एनिमल मदर्स में भी होता है, एनिमल मदर्स में भी होता है। तीसरी बात है स्वार्थ का अनुपात। क्या होता है, कई बार हमारी जटिल भावनाएं होती हैं, और जटिल भावनाएं जो होती हैं उनमें स्वार्थ और परार्थ मिश्रित होता है, स्वार्थ और परार्थ मिश्रित होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति 100% स्वार्थी होता है। ऐसा हो सकता है किसी किसी मामले में स्वार्थ उसमें 70% और 30% परार्थ की भावना हो। शुद्ध स्वार्थी और शुद्ध परोपकारी कार्य ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, आमतौर पर मिश्रित स्थिति होती है। इसलिए कोई आपका दोस्त आपसे हेल्प मांगे और आप उसकी हेल्प कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल अपने फायदे में सोच रहे हैं। आपके मन में ये भी आ रहा है कि इसका कुछ भला होगा तो अच्छा ही होगा, तो मैं मुझे क्या दिक्कत है, हेल्प करने में कर देते हैं थोड़ा सा। और ये खुशी तो होती है कि मैंने हेल्प की, मेरे हेल्प करने से धन्यवाद मिलेगा, कृतज्ञता मिलेगी, खुशी मिलेगी, वो तो है ही। लेकिन उसके परे भी आपका मन करता है कि आप हेल्प करें। मसलन गंदे किस्म के लोग क्या करते हैं, 5 रुपये किसी को दान दिया, सेल्फी खिंचवाई और डाला फेसबुक पे, एक गरीब आदमी की सहायता करते हुए। गरीब आदमी का फोटो देख रहे हो, उसमें बेचारा जितना गरीब था नहीं, उतना गरीब हो गया लोग। पूरा देश उसको कह रहा है 5 रुपये मेरी तरफ से भी, ठंडी मेरी तरफ से भी, चवनी मेरी तरफ से भी, तुम गाना सुनाओ 1 रुपया और देंगे तुम्हें। क्या बताओ, 5 रुपये दिए और इतना बदनाम कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति किसी की हेल्प कर रहा है और हेल्प करते हुए बिल्कुल भी श्रेय नहीं चाह रहा, एनोनिमस कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? वहां स्वार्थ है या केवल परोपकार है? नहीं, वहां भी स्वार्थ है। वहां स्वार्थ केवल इतना है कि मुझे ये संतोष मिला कि मैंने एक नेक कार्य के लिए भूमिका निभा दी। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। अपने आप के लिए संतोष की मैं खुद को जवाब दे सकूं कि जब देश संकट में था तो मैंने क्या किया। तो जब देश संकट में था मैंने अपने स्तर पर अपनी आय का एक हिस्सा खर्च किया ताकि देश संकट से बाहर निकल सके। बताया नहीं क्योंकि मुझे तारीफ नहीं चाहिए थी, केवल ये संतोष चाहिए था कि मैंने समाज के लिए काम किया। इसका मतलब बड़े से बड़े पदार्थ में भी थोड़ी बहुत भावना स्वार्थी रहती है। जटिल स्थितियों में स्वार्थ अकेला नहीं है तो थोड़ा सा पदार्थ भी शामिल होता है, लेकिन हर स्थिति में किसी ना किसी मात्रा में स्वार्थ रहता ही है। ये स्वार्थवादियों का तर्क है। अगर यहां तक की सारी बात स्पष्ट हो गई है तो एक तीसरी और अंतिम बात हमें समझनी है और उसके बाद स्वार्थवाद का कंसेप्ट लगभग पूरा हो जाएगा। तीसरी बात, स्वार्थवाद और सुखवाद हमेशा पूरक नहीं होते। तीसरी बात जो समझनी है वो ये कि स्वार्थवाद और सुखवाद हमेशा पूरक नहीं होते। इसका अर्थ क्या है?
देखिए 99% स्थितियों में जो स्वार्थवादी होगा वो सुखवादी भी होगा, जो सुखवादी होगा वो स्वार्थवादी 99 तो 90% तो होगा ही। तो 3 स्थितियां देखते हैं, ऐसे दार्शनिक जो स्वार्थवादी भी हैं और सुखवादी भी हैं, स्वार्थवादी प्लस सुखवादी। कुछ तो ऐसे हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं जो स्वार्थवादी तो है पर सुखवादी नहीं है। तीसरा ऑप्शन कौन सा बनेगा? सुखवादी हैं, स्वार्थवादी नहीं है। इस पर बहुत डिबेट है दुनिया में इन कंसेप्ट पर। तो जो स्वार्थवादी भी है, सुखवादी भी है, ऐसे उदाहरणों में आप अरिस्टिपस का नाम दिमाग में रख सकते हैं। अरिस्टिपस ध्यान है आप लोगों को? चार्वाक का नाम भी रख सकते हैं। तो अरिस्टिपस हो या चार्वाक हो, ये स्वार्थवादी भी हैं और सुखवादी भी हैं, कि केवल अपने बारे में सोचना है और केवल सुखों के बारे में सोचना है, दोनों बातें। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुखवादी हैं पर स्वार्थवादी नहीं है। इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। सुखवादी हैं पर केवल अपने स्वार्थ की बात नहीं करते, चाहते कि पूरे संसार को सुख मिल जाए, सिर्फ मुझे सुख क्यों मिले। जैसे बेंथम है, मिल है, जो सार्वभौमिक सुखवादी थे ना, वो ऐसे लोग हैं कि सुखवादी हैं पर स्वार्थवादी नहीं है। इनका मानना है कि मतलब हम सबके सुख के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने सुख के बारे में क्यों सोचें। तीसरा वर्ग बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्वार्थवादी हैं पर सुखवादी नहीं है, इन्हें सुख नहीं चाहिए, हैं स्वार्थी पर सुख नहीं चाहिए। इसमें एग्जाम्पल कौन हो सकता है? रॉल्स, हॉब्स नहीं, हॉब्स तो उधर आ जाएगा, सुखवादी भी हॉब्स। थॉमस हॉब्स को आप यहाँ लिख सकते हैं, स्वार्थवादी भी सुखवादी भी। भारतीय परंपरा में एक परंपरा है जिसका नाम है हीनयानी बौद्ध। हीनयानी बौद्ध में आपको मैंने बोधिसत्व के समय कहा था कि बोधिसत्व महायान का है, हीनयान में अरहत कहते हैं, और अरहत को केवल अपने मोक्ष से मतलब है, स्वार्थी है। पर हीनयान में निर्वाण का मतलब केवल दुखों से मुक्ति है, न कि सुख प्राप्त करना है। तो हीनयानी बौद्ध में मोक्ष का मतलब है दुखों से मुक्त होना, और स्वार्थ भावना से भरकर अरहत उसके लिए काम करता है। इसलिए कहते हैं कि हीनयानी बौद्ध दर्शन में स्वार्थवाद तो दिखता है, सुखवाद नजर नहीं आता है। और कौन हो सकता है? आप कह सकते हैं कि जो, हालांकि सैनिक के मामले में विश्व नागरिकता की बात आएगी तो ठीक नहीं होगा, छोड़िए एक एग्जाम्पल से काम करते हैं हीनयानी बौद्ध से, बाकी में डिस्प्यूट हो सकता है, इस पर डिस्प्यूट नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वार्थवाद की 3 महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं, सबसे पहली बात उसकी परिभाषा क्या है? 2 बातें, मानव सिद्धांत से, स्वभाव से स्वार्थी है, और स्वार्थी होना नैतिक रूप से बुरा नहीं है। फिर हमने कहा कि स्वार्थवाद को ध्यान देने के लिए 3 बातों पर गौर करेंगे। पहला, स्वार्थ की परिधि सबकी अलग अलग हो सकती है, समान नहीं होती है। और इस समय किसी के लिए स्वार्थ का मतलब मैं, किसी के लिए देश भी हो सकता है, किसी के लिए समाज भी हो सकता है। स्वार्थ का अनुपात किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कुछ लोग अपने स्वार्थ के साथ समाज को लेकर चलें और कुछ के लिए स्वार्थ में केवल अपना मैं का भाव देखें। पर अंतिम बात है कि स्वार्थवाद और सुखवाद हमेशा साथ नहीं होते। कुछ लोग स्वार्थवादी हैं पर सुखवादी नहीं है, कुछ सुखवादी हैं पर स्वार्थवादी नहीं है। अधिकांश लोग स्वार्थवादी और सुखवादी दोनों साथ साथ है। ये हुआ स्वार्थवाद का एक सामान्य डिस्क्रिप्शन। अब इससे पहले कि हम थॉमस हॉब्स को पढ़ें, ठीक है, पहले हॉब्स को पढ़ते फिर समीक्षा दोनों की एक साथ कर लेंगे। जब भी स्वार्थवाद की बात हो, नंबर 1 विचारक दुनिया में कौन है? थॉमस हॉब्स है। तो थॉमस हॉब्स के माध्यम से स्वार्थवाद की तस्वीर पूरी हम समझ सकते हैं कि थॉमस हॉब्स ने कैसे उसको डिफाइन किया। देखिए, हॉब्स एक ब्रिटिश या इंग्लिश दार्शनिक है। 16th और 17th सेंचुरी में इंग्लैंड के विचारक थे, और ये वो समय है जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर की परिस्थितियों ने हॉब्स को अपने सिद्धांत प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी, और उसी से इसका लिंक समझा जाता है। इनकी एक पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं लेवियाथन। ये राज्य को लेवियाथन के रूप में डिफाइन करते हैं। लेवियाथन क्या है थोड़ी देर में समझेंगे। शुरू करें, इंट्रोडक्शन हो गया। इंग्लैंड 16th-17th सेंचुरी गृह युद्ध, लेवियाथन पुस्तक का नाम है, ठीक। थॉमस हॉब्स का चिंतन क्या है? थॉमस हॉब्स का जो मूल सिद्धांत है उसको स्वार्थवाद कहते हैं, और स्वार्थवाद को समझाने के लिए उसने बहुत सारे आर्गुमेंट्स रखे हैं। उन्हीं आर्गुमेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो हॉब्स की कुछ धारणाएं हैं, जैसे वो सुखवादी भी है, स्वार्थवादी भी है, उन सब बातों में उसको सामान्य समझ है। तो पहली बात वो बोलते हैं मानव मूलतः स्वार्थी है, और स्वार्थी होना बुरा नहीं है। और इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल देता है, जिस एग्जांपल से आप भी बात समझ सकते हैं। जैसे कोई पत्थर है ना, आपको किसी का घर फोड़ना है, शीशा तोड़ना है, आपने पत्थर उठाया, पत्थर शीशे पे दे के मारा, शीशे टूटा ही नहीं, पत्थर वापस आ गया टकरा के। आपने पत्थर फिर उठाया, आपने कहा देख भाई इज्जत रख ले मेरी, तू पत्थर है, पत्थर याद कर अपने आप को, तू क्या नहीं कर सकता है, तू शीशा तोड़ सकता है। पत्थर पत्थर थोड़ा फूल गया, अपने ऐसे पत्थर फूल के बड़ा हो गया, अब मैं फिर फेंक रहा हूँ, उसको तोड़ के ना, फिर शीशे में देख के मेरा वापस आ गया, टूटा ही नहीं शीशा, क्योंकि शीशा थोड़ा ज़्यादा मजबूत है मान लीजिए। अब आप पत्थर से नाराज हो सकते हैं कि भाई पत्थर तो तोड़ा क्यों नहीं शीशा, लेकिन क्या आप पत्थर से ये कह सकते पत्थर तो सांस क्यों नहीं लेता, पत्थर तो बोलता क्यों नहीं, पत्थर तो खुद उड़ के क्यों नहीं जाता? आप ये सब नहीं कहते उससे, क्योंकि आपको पता है कि पत्थर का स्वभाव है कि अपने आप न सांस ले सकता है, न उड़ सकता है, न सेल्फ गाइडेड तरीके से जाके हमला कर सकता है। आप नाराज होंगे तो सिर्फ इसलिए कि पत्थर मारा लेकिन नुकसान कर नहीं पाए किसी का, उसके अलावा कोई नुकसान मतलब कोई उम्मीद कर नहीं सकते पत्थर से। तो जैसे पत्थर उड़ नहीं सकता, ये एग्जाम्पल दिया थॉमस हॉब्स ने, जैसे पत्थर उड़ नहीं सकता ऐसे ही मानव निस्वार्थ नहीं हो सकता। ये संभव है ही नहीं कि मानव निस्वार्थ हो सके। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि जैसे पत्थर का नहीं उड़ पाना स्वाभाविक है, ठीक उसी प्रकार से
मानव का निस्वार्थ न हो पाना भी स्वाभाविक है। ठीक है, अब इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ बातें और स्पष्ट की। वो क्या क्या बातें हैं जल्दी से वो देख लेते हैं। मानव स्वभाव के बारे में ये कहते हैं कि मनुष्य क्या है और क्या चाहता है। मनुष्य चाहता है इच्छा पूर्ति करना। मनुष्य इच्छा पूर्ति करना चाहता है, तो मनुष्य का स्वभाव है इच्छाओं की पूर्ति करना। तो लोगों ने कहा अच्छा कौन सी इच्छाएं? तो इन्होंने कहा कि अनंत इच्छाएं हैं मनुष्य की, कोई एक दो इच्छाएं नहीं है, अनंत इच्छाएं हैं। मनुष्य के मन में अनंत इच्छाएं रहती हैं और वो उन सबको पूरा करना चाहता है। तो लोगों ने अनंत में से कुछ तो बता दो भाई, कौन कौन सी हैं? तो बोले कि अनंत इच्छाओं में से दो सबसे महत्वपूर्ण इच्छाएं होती हैं। एक होती है जीवन रक्षा, कि मेरा जीवन बचा रहे, और दूसरी होती है अधिकतम सुख भोगने की इच्छा। अधिकतम सुख भोगने की इच्छा। तो पहली है जीवन रक्षा की इच्छा और दूसरी है अधिकतम सुख भोगने की इच्छा। ये दो इच्छाएं सबसे ज्यादा उसको परेशान करती हैं और इन दो इच्छाओं से परिचालित होते होते वो अपना जीवन जीता रहता है। अब ये बताइए कि अधिकतम सुख भोगना बहुत ऑब्जेक्टिव बात है या सब्जेक्टिव बात है? अच्छा चलो ये बताओ कि अगर आप सबसे कहा जाए कि आज शाम को 8 से 9 के बीच में अधिकतम सुख भोगना है, तो सबके मन में कल्पनाएं एक जैसी आएंगी, भिन्न भिन्न आएंगी? भिन्न भिन्न आएंगी। इसका मतलब अधिकतम सुख भोगने की इच्छा ये अपने आप में सब्जेक्टिव सी बात है, हर व्यक्ति की अलग बात हो सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि हॉब्स के चिंतन में आत्मनिष्ठता की पर्याप्त गुंजाइश पैदा हो जाती है। आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सुख की प्रेरणा अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के लिए सुखों की भिन्न प्रेरणा होती है। तो हॉब्स पे एक आरोप है कि भाई आपका जो सिद्धांत है ना थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का है। ये हॉब्स का एक बुनियादी सिद्धांत है। अब हमें जो असली बात समझनी जिस पर प्रश्न घुमा फिरा के आपसे आ सकता है, ये मैंने सिर्फ बताया कि हॉब्स का मूल विचार क्या है, स्वार्थ को लेकर उसकी व्याख्या क्या है। अब अगले पेज पर आकर समझते हैं हॉब्स की एक और बात। हॉब्स के सामने एक सवाल है, जो सवाल उसने खुद पूछा अपने आप से, फिर उसका जवाब दिया। और वो सवाल ये है कि अगर हर व्यक्ति स्वार्थी है तो फिर व्यक्ति समाज के, शासन के, कानून के नियम क्यों मानता है? वो विद्रोह क्यों नहीं करता? वो समाज से दूर क्यों नहीं भाग जाता अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए? तो यदि हर व्यक्ति स्वार्थी है तो वो समाज के आदेश क्यों मानता है, राज्य के आदेश क्यों मानता है? ये प्रश्न उसके सामने है। स्वार्थी व्यक्ति राज्य या समाज के आदेश क्यों मानता है जबकि उससे तो उसकी आजादी कम होती है? जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स के आदेश क्यों मानते हैं? क्योंकि वहां से पैसा आता है हर महीने। अकेली वजह वही है, कुछ और भी है? कुछ तो और भी होगी, अकेली वजह तो नहीं होगी ना। फिर समाज की बात क्यों मानते हैं? इसका जवाब चलो हॉब्स देगा आपको। इसका जवाब हमसे बड़ा अच्छा है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में कभी एक शब्द सुना हो, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, वो यहाँ से पैदा होती है। और ये बता रहे हैं कि सारी नैतिक व्यवस्था कहाँ से पैदा हुई और उससे क्या करना चाह रहा है? सारी नैतिकता हमने अपने स्वार्थ की वजह से ही बनाई है। वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है। कैसे करता है सोच के देखिए। उसने कहा कि जब मनुष्य का इतिहास शुरू हुआ तो एक स्थिति थी जिसको प्राकृतिक स्थिति कह सकते हैं। इतिहास में एक पुरानी स्थिति थी जिसको प्राकृतिक स्थिति या नेचुरल सिचुएशन कहा जा सकता है। मैंने एक दिन आपसे कहा था ना कि आप लोग क्लास में बैठे हैं, लेकिन जो बच्चे आगे बैठे हैं उन्हें कभी चिंता नहीं होती पीछे वाला चाकू तो नहीं मार देगा मुझे। उसके बाद से चिंता हुई जब मैंने कहा पहली बार, उसके बाद भी नहीं हुई। किसी को ऐसा नहीं लगता पीछे वाला कहीं एक तौलिए से या चुन्नी से गला मेरा ऐसे खींच के दबा दे? तो ऐसा भाव है मन में कभी आपके? नहीं आया कभी आपके मन में? कभी नहीं ऐसा भाव? इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को? कैमरा तो ये बताएगा किसने हत्या की। कैमरा रोक थोड़ा पाएगा। कैमरा है कोई एक्सरे वो थोड़ा कि बाहर तरंगे निकलेंगे स्पाइडरमैन की तरह रोक देगा। इतना भरोसा कैसे आप लोगों को है? क्योंकि लंबे समय से आपने देखा है कि समाज में सब ठीक है, कोई बिना बात कैसा क्यों करेगा, उसको जेल होगी, कोई क्यों 14 साल 18 साल जिंदगी भर जेल में रहना चाहेगा, मुझे मार के क्या ऐसा मिल जाएगा। तो कई भाव के मन में इसलिए आपको लगता है ठीक ही होगा, क्यों ऐसा गलत होगा, इसलिए ज़्यादा नेगेटिव उम्मीद होती नहीं है। अब मेरे कहने के बाद पीछे देखिए पलट के कौन बैठा, देखते रहूँ कहीं कहीं कोई हमला तो नहीं है। ऐसा ही आपने पूछा कि भाई ठीक, हाँ मतलब मिजाज ठीक है कि नहीं, पूछ लीजिए पीछे वाले से कि भाई कोई बात हो तो पहले सॉरी बोल रहे हैं ना, कुछ ऐसा मत करना। अच्छा अगर कोई आपके पीछे बैठा व्यक्ति आपको मारना चाहे, एक सेकंड को मान लीजिए उसकी इच्छा मारने की, ठीक, और उसके पास 2-3 उपाय हैं। अब पीछे देखिए, ऐसा कोई नहीं होने वाला, चिंता मत कीजिए। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ तो सब लोग बहुत ही सुसभ्य और सुशिक्षित लोग हैं, यहाँ कोई क्यों ऐसा करेगा? मान लीजिए आप किसी सभा में बैठे हो, थिएटर में बैठे हैं, सिनेमा में बैठे हैं, अंधेरा भी है, और अगर पीछे बैठा व्यक्ति आपको मारना चाहता है, कितनी संभावना है कि आपको मार ही देगा? 10%, 20, 50, 80, 100, है ना? अगर कोई मारने पे आ जाए तो 80% है कि मार देगा, ऐसा कौन सी खास बात है? अगर उसके पास एक चाकू है तो बहुत आसान है, उसे सिर्फ एक बार अभिनय करते हुए सही जगह पे लाके एक झटके में यूं करना काम खत्म। इतना ही तो मामला है। और जब कोई घायल हो गया तो कितना बचाव कर पाएगा? अगर एक बार में ठीक से नहीं हुआ और वो नीचे घायल है, 2-3 बार ट्राई कर लेना है, कौन सी ऐसी बड़ी बात है? हो ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात है मनुष्य को मारना? और इसलिए हॉब्स ने कहा कि समानता का विचार कहाँ से आता है? सारे मनुष्य समान हैं क्योंकि कमजोर से कमजोर मनुष्य सबसे ताकतवर मनुष्य की भी हत्या कर सकता है, इसलिए सब समान है। ज़्यादा हीरो नहीं बनने के मैं 6 फुट का हूँ तो क्या हो गया, चाकू तो नहीं चाहिए। एक वायरस आएगा सब 6 फुट निकाल देगा एक सेकंड में। 6-6 फुट वाले पड़े हुए थे, शमशान घर में लाइन लगी हुई थी मुर्दों की कि नंबर नहीं आ रहा हमारा, और कई उसमें 6 फुट वाले भी थे। क्या होता है 6 फुट से? तो अगर कोई हमें मारना चाहे और मान लीजिए वो सब ना हो, एक रस्सी लेके आ जाए और पहले रस्सी ठीक से बांध के गोला बना के आप बैठे, आपने ठाका मारा फिल्म में सीने के, हाँ उसे रस्सी डाली यूं करके खींचा,
और आप नाच कर रहे हैं कि छटपटा रहे हैं ऐसे ऐसे, उससे कुछ नहीं कर रहे, रस्सी खींच के और पीछे फंसा देंगे। 30 40 50 सेकंड लगते हैं, चेतना लुप्त हो जाती है, कोमा शुरू हो जाता है, और उसके 1 आदमी फुल स्टॉप हो जाता है। कुल मिलाकर 1.5 से 2 मिनट काम है, और उसमें भी 30 40 50 सेकंड का ही काम है कोमा में ले जाने का, उसके बाद तो फुल स्टॉप लगाना है बस। तो हम सबकी हत्या करना बड़ा आसान है, फिर भी निश्चिंत होकर बैठे सोचो। और सबसे पहले सुबह 7 बजे आके सबसे आगे बैठते हैं, जबकि खतरा सबसे ज्यादा इन्हीं को है, सबसे पीछे बैठे ठाठ में है, उन्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सबसे पीछे बैठे, कहाँ से हाथ आएगा पीछे से, आ ही नहीं सकता। पर तब भी आप विश्वस्त हैं, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति से बहुत आगे निकल गए हैं। प्राकृतिक स्थिति में क्या था, हर व्यक्ति का शत्रु था, हर व्यक्ति का शत्रु था। ना जीवन का भरोसा नहीं था, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जीवन का भरोसा नहीं था। और नैतिकता की परीक्षा होती है संकट के समय, मौज के समय नहीं होती। अभी तो आप सब मौज की स्थिति में है। तब एक उदाहरण इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर बताओ क्या होने वाला है। मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि हम सब यहाँ फंस जाए, बाहर निकलना संभव ना रहे, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। नेशनल डिजास्टर रिलीफ वाले जो हैं पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उनको हमें बाहर निकालने में 20 दिन लग जाएंगे, और इन 20 दिनों में ना भोजन आएगा ना कुछ और आएगा, ना खाना है ना पानी है। पानी वही है जो बोतल में है, जो मैक्सिमम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और जिनके पास है वो ये ना मान के चले कि वो पी पाएंगे उससे, उसके बाद तो उस पर हमले होंगे, और मतलब बोतल चुराने के लिए डकैतियाँ होंगी उस समय, जो ताकतवर लोग ग्रुप बना के बोतल चुराएंगे, सबकी पानी पिएंगे जिंदा रहने के लिए। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन होते होते चेतना जो है ना सड़क के ऊपर आने लगती है, आत्मा अपना स्थान छोड़ के ऊपर आने लगती है भूख के मारे। छठे सातवें दिन तो बड़े बड़े हिल जाते हैं, कई तो निपट जाते हैं 6 7 दिन में, कुछ लोग झेल लेते हैं। तो कितने दिन तक नैतिकता चलेगी आपकी, 20 तक चला लेंगे? अच्छा मान लो कि 3 दिन 4 दिन भूखे रह गए एकदम। कुछ लोग हैं जो नवरात्र रखते हैं तो 9 दिन भूखे रह गए, यही मान लीजिए नवरात्र चल रहा है, भूखे रह गए, और उसमें तो पानी वानी पीते हो बीच में दिन में एक बार, इसमें तो वो भी नहीं है ना, तो नवरात्र भी 2 रात्र रह जाएगा इसमें तो, है ना। तो उसके बाद क्या होगा देखना हो तो एक फिल्म आई थी सजाए काला पानी, वो देख लीजिए, पता लग जाएगा उसके बाद क्या होगा। 3 अच्छे दोस्त वीर सावरकर के ग्रुप के लोग काला पानी की जेल से, यानी कि जो अंडमान की राजधानी है वहाँ की जो जेल है, कौन सी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, सेलुलर जेल जो है वहाँ से भागे हैं, वहाँ से तो भाग गए, और तो टापू है, थोड़े बाहर समुद्र आ गया, और समुद्र में जो नाव सेट की हुई थी नाव वहाँ से चली गई है, नाव है नहीं। वहाँ से तैरने का मतलब है कि या तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाना है तो बंगाल पहुँचेंगे, या चेन्नई की तरफ पहुँचेंगे, और नहीं पहुँचेंगे, बहुत दूर है। जहाज को 24 घंटे लग जाते हैं, बहुत तेज चलने वाला जहाज तो 12 15 घंटे लग जाते हैं। अकेला इंसान कहाँ तक तैरेगा, बोट मिल नहीं रही है, पुलिस ढूंढ रही है, झाड़ियों के पीछे छिप के किसी तरह से पुलिस से बच रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि उस टापू पर एक जेल है, उस जेल से भागे हैं, और किसी ने देख लिया तो वापस जेल जाएंगे, और जेल में जो तोड़ाई होती है उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ रही कि जेल में वापस जाए। 3 4 दिन के बाद भूख से ये हाल है। अच्छा पानी वहाँ पर इतना खा रहा है, मछलियाँ भी नहीं मिल रही हैं, कुछ नहीं, वो पानी पिया भी नहीं जा रहा उनसे, इतना नमकीन पानी है। तो खाने को मछली भी नहीं है, ध्यान रखना है उनके पास, कुछ नहीं है। और ये फिल्मी कहानी रियल बता रहा हूँ, सजाए काला पानी, आज घर जाके देखिए समझ में आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो रहा है कि 2 3 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त भूख से बेहाल है, अपने दोस्त को देख रहा है, और दोस्त को अंदाजा नहीं कि मुझे देख रहा है। दोस्त मछली वछली ढूंढ रहा है, ये दोस्त को देख रहा है, और थोड़ी देर के बाद अपने दोस्त पे हमला कर देता है, उसका हाथ काट लेता है खाने के लिए। उस फिल्म में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं, आगे यहाँ पर रोक दिया इस सीन को, पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर 3 4 दिन और रहना पड़ जाता तो इंसान एक दूसरे का मांस भी खा जाते, या मरते, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। कोई जानवर वगैरह, जानवर खा लेंगे, पक्षी खाएंगे, जब वो भी नहीं है तो क्या करेंगे। फिर दोस्त को हाथ काट के जो खून पिया उससे जिंदगी बची, कि चलो कुछ तो लिक्विड गया, और जो मांस थोड़ा सा खाया उससे पेट भरा, कच्चा एकदम। आप लोगों का चेहरा कैसा कैसा हो रहा है, मैं तो सच बता रहा हूँ भाई, मैं आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दुनिया में एक समय के बाद क्या स्थिति आ सकती है, संकट कैसा आ सकता है। उस समय स्थिति ये थी कि आप बाहर निकले, कोई आपको खा गया, हर व्यक्ति का शत्रु। आप बाहर निकले, 4 लोग बैठे भाला लेके, तभी निकलेगा, नहीं क्रॉक मारा। आप सोचे मैं तो मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, शिकार हो गए, खा गए वो लोग, रस पी गया सारा का सारा। इतना गंदा समाज रहा होगा, क्या स्थिति होगी, आपके चेहरे से लग रहा है कि छी कितना गंदा समाज था। हम उसी की पैदाइश हैं, लेकिन हम लोग इतने विकसित हो गए हैं कि हमें डर ही नहीं लग रहा कि पीछे वाला मार सकता है। यही मानव सभ्यता का विकास है, और इसीलिए कहते हैं कि जितना नैतिक समाज आज का है उतना इतिहास में कभी नहीं होगा। बिल्कुल वही मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। तो जीवन का भरोसा नहीं था, तो उसके बाद क्या हुआ, सब लोग परेशान हो गए, सब मानव परेशान हुए कि ये भी कोई जिंदगी है लल्लू। तो उन्हें लगा समाधान निकालना होगा। अब यहाँ से एक रोचक कथा शुरू होती है, हैरी पॉटर जैसी। अब थॉमस होब्स बन गया है हैरी पॉटर लिखने वाला। सब मानव परेशान थे, यहाँ समझ में आ रहा है। सभी सोचा क्या समाधान निकालें, सब इकट्ठा होकर बैठे, जो एक दूसरे खा जाते साथ में बैठे कैसे भी समझ नहीं आ रहा है, और बिठाया किसने होगा उनको, ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना। सबने मिलकर तय किया, क्या तय किया, अपनी अपनी शक्तियां राज्य को सौंप दें, और राज्य के आदेशों का पालन करें।
और इसलिए ये लोग मानते हैं कि राज्य ही नैतिकता को स्थापित करने वाला तत्व है या निकाय है या इकाई है। अपनी अपनी शक्तियां सब लोग राज्य को सौंप देंगे और राज्य के आदेशों का पालन करेंगे, और यही जो राज्य नाम की मशीनरी है, इस राज्य नाम की मशीनरी को ही लेवियाथन उसने कहा। लेवियाथन एक बहुत बड़ा भीम का एक तंत्र है जिसके पास सबकी शक्ति है और वो सबको कंट्रोल करता है, इस सेंस में लेवियाथन हुआ। अब मुझे ये बताइए, सब मनुष्यों ने अपनी अपनी शक्तियां राज्य को सौंप दी, ये परार्थ और परोपकार के भाव से किया है, स्वार्थ के भाव से किया? इसलिए राज्य और नैतिकता मानव ने अपने स्वार्थ से ही बनाए हैं। राज्य और नैतिकता का निर्माण मानव ने अपने स्वार्थ के लिए ही किया है, इससे ज्यादा इसमें कोई विशेष बात नहीं। अच्छा, जो बात राज्य समाज पे लागू होती है परिवार पे होगी या नहीं होगी? तो परिवार भी स्वार्थ से बना है, सब स्वार्थ से बना है। ये है थॉमस हॉब्स का विचार। इसी कुछ आलोचना और मूल्यांकन समझ लेते हैं। प्रश्न है स्वार्थ वाले वाक्य पे, तो अपनी भाषा में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। बढ़ूं आगे जी। राज्य बनने से शक्तिशाली वर्ग को क्या फायदा? देखो, शक्तिशाली वर्ग तभी तक शक्तिशाली वर्ग है जब तक राज्य है। मार्क्सवाद की भाषा में राज्य शक्तिशाली वर्ग का एक उपकरण है जो उसे शक्तिशाली बनाए रखता है। अच्छा, पुलिस किसके पक्ष में काम करती है, गरीब के या अमीर के? अमीर को क्या दिक्कत है, पैसा खिलाया काम हो गया। वर्दी वाला आदमी उनका काम कर रहा है जिसका खौफ सबके सामने है। छोटे मोटे गुंडे में वो बात ही नहीं है। यदि किसी ने पुलिस को साथ लिया उसकी बात ही अलग है। इसलिए उच्च वर्ग तो हमेशा फायदे में रहता है राज्य होने से, क्योंकि राज्य उसके हितों की ही रक्षा करता है। ये मार्क्सवादी स्टैंड है। जब मार्क्स एथिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर बात आएगी। चलिए, तुम मैं कुछ कह रहे थे उस समय, बता दो, जोर से बोल दो। हम्म हम्म प्राकृतिक स्थिति पहली बात तो मैंने नहीं बताई है, जो हॉब्स ने बताया मैंने केवल दोहराया है। ये हॉब्स ने बताया है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कोई भी स्पीशीज अपने स्पीशीज पे हमला नहीं करती है, तो मछलियां भी एक स्पीशीज होती हैं। मछली को जानते हो? कुछ याद आया है ना? सांप, मछली, है ना? और अगर अगर ये स्पीशीज का नियम है कि कोई स्पीशीज अपने स्पीशीज के किसी प्राणी की हत्या नहीं करेगी, तो दुनिया में इतनी हत्याएं होती क्यों? मतलब मणिपुर में ऐसा क्या संकट आ गया था, कितनी हत्याएं करनी पड़ गई? हिटलर को ऐसा क्या संकट था कि 60 लाख हत्याएं कर दी उसने? स्टालिन ने 40 लाख हत्याएं क्यों की? क्या संकट था उसके सामने? वैसे कह रहा हूं, आपने कहा ना कि संकट होगा तो ही मनुष्य हत्या करेगा। हाँ, तो उसके पहले तो भूख पर्याप्त कारण था। आज कम से कम ये नहीं होता कि कोई आपको मार देगी, भूख लग रही है मुझे, वो मुर्गा मार लेगा, बकरा मार लेगा, गोभी का पौधा खींच लेगा, उससे काम चला लेगा। उस जमाने में तो ये भी था कि भूख लग रही है, चलो खा के आएं किसी को। अब कम से कम वो हालत तो नहीं है, उससे तो बेहतर स्थिति है। चलिए, मूल्यांकन स्वार्थवाद का। ये एक घटना बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। हाँ, क्या हुआ था बताओ? जोधपुर में जोधपुर में घटना घटी। एक माँ थी, गर्भवती थी औरत, उसके पेट में एक बच्चा था। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि एक को बचा सकते हैं, या तो माँ को बचा पाएंगे, बच्चे को बचा पाएंगे। तो उस औरत ने कहा कि मेरे बच्चे को बचा लो, मैं मरना चाहती हूँ। तो माँ का क्या स्वार्थ था? सैनिक ने जो अपनी जान दी देश के लिए, उसका क्या स्वार्थ था? हुँ? बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था। देखो, बच्चा आने के बाद तो दुनिया को दिखता है, माँ को तो कम से कम 4-5 महीने पहले से फील हो रहा होता है ना? बाप को दिखता है 9 महीने बाद। माँ तो चौथे महीने से पेट में लाते खाती है, और बच्चा पेट में लात में हमारे माँ तनाव में आ जाती है। फिर वो कुछ हरकतें करती है कि लात मारे, फिर लात मारते अंदर से, सीधे बैठो आराम से, खड़ा, फिर आराम से बैठ जाती है कि हाँ ठीक है सब। तो माँ के लिए जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, वो एक दिन का नहीं है भाई, कम से कम 6 महीने का है। और हमेशा ध्यान रखिए, माँ बनने की प्रक्रिया में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस उस माँ को अपने होने वाले बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत में मान देते हैं। ये चाहने की बात नहीं है। एनिमल मदर्स भी अपने बच्चे को बचाने के लिए जान तुरंत दे देती है, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग इस तरह की है। ऐसे हार्मोन्स बह रहे होते हैं कि आप उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते ना भाई। मतलब आपकी जिंदगी में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके जीवन पर संकट हो तो आप जान दे देना पसंद करेंगे। कोई तो होगा ही जनरली, बदलते रहते समय के साथ, लेकिन कोई तो होता है ना? तो जब आप ऐसा कर सकते हैं, तो उस माँ का रिश्ता अपने होने वाले बच्चे से तो बहुत गहरा रिश्ता है। और स्वार्थ ये है कि तुम्हारे बिना होने का मतलब ही नहीं है, तो तुम्हें बचाने के लिए मरना एकदम सार्थक बात है। और एक बात ये भी कि जब लोग मरते हैं, अधिकांश लोग मरते समय ये मान के मरते हैं कि इसके बाद भी जीवन है, बेशक गलतफहमी हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, क्योंकि आप तो बची, अब बची कि नहीं बची बात की बात है। पर कोई व्यक्ति जब मरता है, उसके मन में अक्सर ये बात होती है कि मर के भी मरना नहीं है, वापस आना है, किसी रूप में रह जाना है। अब पता नहीं उसके बाद क्या होता है, हमें तो पता नहीं, कहीं मरे नहीं तो बाद में पता लगेगा है। वो तो मरी गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मरी गई होंगी उसके बाद, मैं समझ गया। लेकिन अब मरने के बाद फिर से जीवन है नहीं है, क्या पता, कल्पना है। ये फैसला बाप को करना होता, बच्चा मार देना चाहिए सर। हम्म, मेरी भाषा खराब है, पर निर्णय सोच समझ के बता रहा हूँ। भाषा खराब लग रही होगी आप। हाँ, बताओ बताओ बताओ, उठ के थोड़ा जोर से बोल दो। क्या कोई कृत्य निस्वार्थ हो सकता है? मतलब मुझे अपना जवाब देना है कि थॉमस हॉब्स का देना है? मेरा मुश्किल है, और थॉमस हॉब्स कहेगा एकदम नहीं। मेरा जवाब है मुश्किल है। बताओ ना एक एग्जांपल जो निस्वार्थ हो। मुश्किल है, कहता हूँ।
अगर अगर आप कह रहे हो सकता है, मुझे एक एग्जाम्पल दे दो। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मुश्किल है। यदि आपके हिसाब से हो सकता हो तो एग्जाम्पल दीजिए, अगर आपके हिसाब से है तो। अब हम फिल्मी भाषा में पूछ रहे, एकदम मुमकिन है कि नामुमकिन है? लगभग नामुमकिन है। ठीक है। आप लोग का मन बेचैन हो गया, ऐसी ऐसी धारणा पढ़ानी पड़ रही है मुझे अब, कि हर चीज में स्वार्थ छिपा हुआ है। यही स्वार्थवाद है। और मुझसे पूछेंगे तो मैं साफ कहूंगा कि देखो यार, एक तो होता है कि आप विचार ना करें, माँ की बात है सब भूल के बोलो नहीं मेरे पास माँ है, बात करो। अच्छा, भारतीय समाज में क्या कि माँ के प्रेम पर कोई प्रश्न खड़ा कर देना, उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं लोग। इस चक्कर में विश्लेषण नहीं हो पाता। बहुत सारी माताएं घोर ईगोसेंट्रिक होती हैं, बहुत सारी माताएं नार्सिसिस्ट होती हैं, बहुत सारी माताएं अपने बच्चों की जिंदगी जीना मुश्किल कर देती हैं, ये भी सच है। वो माँ का जो एक परिभाषा बना ली गई है ना, वो अंतिम परिभाषा नहीं है। मनोविज्ञान में ऐसे हजारों मामले हैं जहां बच्चे का व्यक्तित्व खत्म हो गया सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ नार्सिसिस्ट थी, ईगोसेंट्रिक थी, मूर्ख किस्म की महिला थी, जाहिल किस्म की महिला थी। इसलिए माँ सुनते ही इमोशनल नहीं हो जाना, माँ। ना तो हर माँ ऐसी होती है, ना पूरी तरह से वैसा होना चाहिए। ठीक है। ऐसी देश देश का नाम आते सब खत्म हो जाता है। देश की बात खत्म, विचार नहीं करना, अब विचार नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? आप अध्येता हैं, विद्यार्थी हैं, आपको विचार विचार करने के सब किस बात की रोक है? एक अच्छे विश्वविद्यालय में, एक अच्छे स्कूल कॉलेज में विचार हर विषय पर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे देश की बात आई, सैनिक की बात आई, माँ की बात आई, तो लगता है कि इस पर विचार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सैनिक भी तो इंसान होता है भाई, माँ भी तो इंसान होती है। अगर सैनिक केवल देश का प्रेम करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि एक सैनिक ने कई सैनिकों की हत्या कर दी फ्रस्ट्रेशन में आके? इंसान है ना, उसकी भी तो अपनी सीमाएं हो सकती हैं। इसलिए बिना बात के माँ को देवी बनाने से बचना है, सैनिक को भगवान बनाने से बचना है। उनको इंसान रखिए, इंसान रहेंगे तो वो भी ठीक महसूस करेंगे। किसी को भगवान बना देना अच्छा नहीं होता है। तो भाई साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया। कुछ भी निस्वार्थ नहीं होता। जैसे आपने सवाल पूछा, इसमें स्वार्थ था आपका। क्या स्वार्थ था? पहला स्वार्थ जिज्ञासा थी। आपने अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए सबको परेशान किया। मुझे अपना सवाल पूछना, बाकी भर जाए तो पूछूंगा। तो अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए अपना सवाल पूछा, एक बार में 3 बार पूछा, शब्द बदल बदल के पूछा, ताकि जिज्ञासा संतुष्ट हो जाए। एक दबी हुई इच्छा अचेतन मन में हो सकता है किसी को प्रभावित करने की रही हो, जो पता ना हो बेशक, कई बार ऐसा होता पता नहीं होता हमें, लेकिन होता है कि शायद देख ले क्या आपका वो भी रही हो। तो आपका स्वार्थ आपने पूछा। ऐसे ही होता है, हर चीज की व्याख्या होती है। चलिए खैर, मूल्यांकन बताइए, अच्छा है कि बुरा है? अच्छी बात क्या है इस विचार में और बुरी बात क्या है इस विचार में, स्वार्थवाद में? किसी का क्वेश्चन है? आप उनके प्रवक्ता हैं। अजीब हाल है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चा बोला सर ये फोटो खिंचवाना चाहता है। मैंने कहा क्या बात है, ये फोटो खिंचवाना चाहता है, तुम क्यों है भाई? सर ये बोल नहीं पा रहा। अजीब हाल है यार, नहीं बोल पा रहा तो बोलो कि बोले। हाँ जी, कौन प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ, लोगों ने मिलकर राज्य बनाया। राज्य को शक्ति दी। मैं वहां था नहीं भाई। क्या क्या पूछते हैं यार? कह रहे लोगों ने मिलकर शक्ति राज्य को दी, कैसे दी? मुझे क्या पता कैसे। आपको लगता है मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैं उस समय रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। मैं तो यंग सा टीचर हूँ, इतना बूढ़ा नहीं हूँ। ये तो बहुत हजारों साल पहले की बात है। मैं तो मुश्किल से 400 साल का हूँ यार। चलिए, तो बताइए मूल्यांकन बताइए इसका क्या क्या अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है मानव मनोविज्ञान के नजदीक, तो मानव मनोविज्ञान के नजदीक है, ये बात ठीक है। और व्यावहारिक, लोकप्रिय, क्योंकि लोगों को भी समझ में आती है बात कि हाँ भाई हमारे बारे में बात चल रही है, हम सच में ऐसे हैं। तो कोई डाउट भी नहीं होता उन लोगों को। फिर अच्छी बात क्या है कि जब स्वार्थ की परिधि का विचार, ये स्वार्थ की परिधि का विचार हॉब्स ने नहीं दिया है लेकिन बाकी लोग देते हैं। स्वार्थ की परिधि का विचार स्वार्थवाद से जुड़े कई आक्षेपों को, से जुड़े आक्षेपों का समाधान करता है। ये बात स्पष्ट है ना, स्वार्थ की परिधि कि मेरे स्वार्थ में मैं भी हूं, मेरा परिवार भी है, देश भी हो सकता है। तो जब आपने मान लिया कि स्वार्थ का मतलब केवल व्यक्ति खुद नहीं है बल्कि उसके स्वार्थ की परिधि में अन्य ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो फिर इससे स्वार्थवाद को लगा जो आरोप है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, कम हो जाता है। स्वार्थवाद के विचार में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यह परोपकार या परार्थ के भाव को खारिज करता है, परार्थ को खारिज करता है। दूसरा, इसका विरोध करने वालों में जैसे आप कह सकते हैं कि जे एस मिल ने एक बात कही है, एक सिजविक नाम के फिलोसफर हैं, इनका जिक्र आ जाएगा। मिल है, सिजविक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, इन तीनों का ये मानना है कि मनुष्य में स्वार्थ और परमार्थ दोनों प्राकृतिक होते हैं। मनुष्य स्वभाव से केवल स्वार्थी नहीं होता है, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और परोपकारी दोनों होता है। तो हॉब्स ने केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया, दूसरे पक्ष को इग्नोर कर दिया, ये आरोप इन लोगों का है। गांधी जी को भी ले सकते हैं, कार्ल मार्क्स को भी ले सकते हैं। गांधी जी और मार्क्स का मानना है कि मनुष्य मूलतः अच्छा होता है। तो अगले बिंदु में आप ले लीजिए गांधी और मार्क्स, इनका मानना है कि मनुष्य मूलतः अच्छा होता है, परिस्थिति बुरा बनाती हैं या परिस्थितियां स्वार्थी बनाती हैं। मनुष्य मूलतः अच्छा होता है, परिस्थितियां उसे स्वार्थी बनाती हैं। और क्या बुरी बात है इस विचार में? कह दीजिए कि इससे माँ की ममता, देशभक्त या शहीद
माँ के प्रेम, शहीद का त्याग आदि की पर्याप्त व्याख्या नहीं हो पाती। हो जाए तो भी लिखना है, पर्याप्त व्याख्या नहीं हो पाती। ठीक है, माँ को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी गई है ना, तो बड़ा मुश्किल हो गया माताओं के लिए। ईश्वर खुद हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। अरे यार, और माँ परेशान है तब से कि यार इतना थोप दिया मेरे ऊपर, मुझे हर जगह साबित करना है कि मैं आदर्श माँ हूँ। तो आप लोग अपनी मम्मी को थोड़ा सा चंचल बनाइए, वो बेचारी बड़ी आदर्श के चक्कर में ना जी नहीं पा रही होगी। कभी आइसक्रीम खिलाओ उसको, कभी वीडियो गेम खिलाओ, है ना, थोड़ा सा इंसान बनाओ। वो बेचारी देवी बनने के चक्कर में, और जो देवता बनने के चक्कर में गया उसकी ज़िंदगी खत्म एकदम चौपट। ठीक है, मोबाइल चलाती मम्मी आजकल, तब ठीक है। हाँ, तो व्हाट्सएप सिखा दिया, इंस्टा चलाना सिखा दो। अगली बार मजा आ जाएगा, मम्मी अगर वेल्फी बना के भेजेंगी तो असली मजा आएगा कि बेटा नहीं बना पर मम्मी को बनाना आता है। हाँ एकदम है, निष्काम कर्म और स्वार्थवाद एकदम अपोजिट है। क्योंकि निष्काम कर्म का मतलब है कि हम फल की इच्छा से काम नहीं करेंगे, और स्वार्थवाद मानता है कि हम हमेशा इस भाव से काम करते हैं कि फल भी नहीं, सिर्फ मेरे लिए जो फल है वो। हाँ, तो विरोधी कह सकते हैं। तुम ऐसी बात कहलवाओगे मेरे मुंह से, कह रहे फिर तो कृष्ण भगवान गलत हो गया, मैं क्या बोलूँ उस पर। भाई निष्काम कर्म एक पर्सपेक्टिव से उन्होंने कहा, और निष्काम में स्वार्थ वाले भाव से ज्यादा दूसरा भाव है। ध्यान से समझें, कांट और निष्काम कर्म में अंतर हम आज तो नहीं, अब कल ही समझ पाएंगे। एक अंतर है बहुत माइन्यूट, अभी क्योंकि कांट पढ़ा नहीं है तो समझना मुश्किल हो, मैं केवल निष्काम कर्म में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गारंटी दे रहे हैं कि फल मिलेगा जरूर, ऐसी गारंटी कांट क्या नहीं है। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर तो इंसान, तुझको फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो फल मिलेगा जरूर, गारंटी है। बस ये मत सोच कि मैंने ये किया और फल मिल गया। भाई प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, सिस्टम है, तुम्हारे कर्म क्रेडिट होंगे, पीछे का डेबिट देखना पड़ेगा। धीरे धीरे महीने के अंत में पैकेट खुलेगा, इंटरेस्ट जैसे होता है बैंक में, पैसा 20 को डाला 21 को ब्याज थोड़ा मिलता है, महीने के अंत में आता है। तो कर्म करते जाओ, फल मिलेगा जरूर, बस ये मत सोचो कि तुरंत फल मिल जाए। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि फल नहीं मिलेगा, कृष्ण ये कह रहे हैं कि एक तो कर्म वो करो जो तुम्हारा स्वभाव है ना। ये मत सोचो मेरे लिए अच्छा क्या बुरा क्या, अपना जो तुम्हें स्वभाव स्वधर्म बताया गया है उसके लिए जो कर्म उचित है वो करो, दिमाग मत लगाओ। और फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फल मिलना तय है। तो गीता में अच्छी बात है, गारंटी है कि फल मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। कांट के तो गारंटी भी नहीं है, कांट कह रहे कि फल मिलेगा ये सोचना भी नहीं है, मिले ना मिले इससे मुक्त होकर कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना है। इसलिए कांट बहुत रिगरस विचारक है, कठोर विचारक है, गीता में ऐसी कठोरता नहीं है। बढ़िया आगे। अब अगर प्रश्न आपसे ये पूछे, जो प्रश्न पूछते हैं ना अप्लाइड, जो मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं था, आज सोचा कि देखें। मान लीजिए प्रश्न आए, कुछ विचारक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः स्वार्थी होता है और स्वार्थ से बाहर हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने जीवन के उदाहरण देकर बताएं। अपने जीवन के उदाहरण अगर देने पड़ जाए, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, क्या आप सचमुच मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा स्वार्थी होता है? तो आपको तो सेफ पोजीशन लेनी है कि ऐसा कुछ लोग मानते हैं, हॉब्स मानते हैं, अरिस्टिपस मानते हैं, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। यह बात सही है कि सामान्यतः हमारा हर कार्य स्वार्थ से प्रेरित होता है, किंतु इसमें दिक्कत आती है कि माँ के प्रेम की व्याख्या कैसे करें, शहीद की शहादत की व्याख्या कैसे करें। तो या तो हम ये मान लें कि स्वार्थ की परिधि किसी किसी की बहुत बड़ी हो सकती है, और किसी के स्वार्थ में देश हित भी शामिल हो सकता है, बच्चे का हित भी शामिल हो सकता है। उस अर्थ में स्वार्थी होना न तो बुरा है न अनैतिक है। लेकिन यदि स्वार्थ का मतलब केवल और केवल अपना हित है और बाकियों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मेरा मानना है कि व्यक्ति हमेशा स्वार्थी नहीं होता है। व्यक्ति में स्वार्थ और परोपकार की दोनों प्रवृत्तियां जन्म से ही साथ साथ होती हैं। और इसमें अब 3 लोगों को साथ में ले लीजिए, जेएस मिल है, सिजविक है, और किसका नाम आया था, स्पेंसर का नाम आया था। मतलब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स को मिला के आपको उत्तर तैयार करना होगा। और अपने जीवन के उदाहरण क्या देने हैं कि सामान्यतः ये बात सही है कि स्वार्थ केंद्र में रहता है। अब मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एग्जांपल अलग दीजिएगा। सब अगर एग्जांपल भी जैसा देंगे कि मेरे जीवन का ये उदाहरण है, तो किसका जीवन है समझ नहीं आएगा, है ना। उदाहरण सोच लीजिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। गोलू से एग्जांपल देना, ये नहीं कि एक बार मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने देखा, मैंने उसकी आँख निकाल ली थी क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ, ऐसा मत करना है। और एक दिन मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एक लड़की घूम रही थी, मैंने उसको इतना मारा लहूलुहान कर दिया, चुड़ैल कहीं की, आई कहाँ से। ये सब मन में आए तो भी लिखना नहीं है, ये सब भाव मन में आते हैं, पर ये सब लिखना नहीं होता, ये सब, है ना। तो लिखना क्या होता है, गोलू सी बात लिखना कि मैं परीक्षा की तैयारी करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, मेरे मित्र ने मुझसे नोट्स मांगे, मैंने मना कर दिया। बहुत गोलू सा एग्जाम्पल लिखो, नोट्स बनाए, मित्र ने मांगे, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे मन में स्वार्थ की चेतना हावी थी। क्यूट सी स्वार्थ चेतना दिखनी चाहिए कि स्वार्थी भी कितना क्यूट है, ऐसा भाव आना चाहिए, ठीक है। या कुछ कपड़े वपड़े का, मेरे पास एक सूट है, मेरे दोस्त को 14 फरवरी को सूट चाहिए था, पर मुझे शंका थी कि वो पहन के वहाँ जाने वाला है जहाँ मुझे जाना था, मैंने मना कर दिया।
हालांकि उसके बाद भी उसको बुके मिल गया, पर मैंने तो अपनी ओर से प्रयास किया कि ना मिले। कोई क्यूट सा एग्जाम्पल सोचिएगा, है ना, नोट्स वोट्स का। मेरे एक मित्र ने मुझसे पैसे उधार मांगे, मुझे चिंता थी कि वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मैंने बहाना मार के उसको मना कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक, इस सबसे आपका क्यूटत्व भी बचा रहेगा और स्वार्थपन भी सामने आ जाएगा। और विपरीत उदाहरण, ऐसा उदाहरण जहां आपके जीवन से कोई ऐसा एग्जाम्पल हो कि स्वार्थ नहीं भी होता है। उसमें वही जोधपुर में जो हुआ कि एक माँ गर्भवती थी, डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें बचाएं कि उसको बचाएं, उसने कहा बच्चे को बचाओ, और ये कहकर वो माँ चली गई। एक सैनिक था, युद्ध में था, भाग सकता था, लेकिन उसने देश के लिए शहीद होना चुना। एक ईमानदार अधिकारी था, उस पर बहुत दबाव थे, पर दबाव में नहीं झुका, रिश्वत नहीं ली, उसकी हत्या हो गई। ऐसे एग्जाम्पल बताओ कुछ कुछ, समझिए बात। तो कुछ अच्छे अच्छे कुछ खराब खराब एग्जाम्पल सोच के रखिए, ऐसे प्रश्न आपको देने पड़ेंगे। और वो एग्जाम्पल सारे मैं बताऊं ठीक नहीं है, क्योंकि अपने जीवन के उदाहरण पूछे हैं, ये नहीं कहा कि आपके सर के जीवन के उदाहरण देकर बताइए, है ना। अपने आपको अपने जीवन के उदाहरण देने, कुछ तो सब्जेक्टिव रहना चाहिए, सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो कैसे बात बनेगी। चलिए, स्वार्थवाद एक हो गया, अब आइए दूसरा, सुखवाद। ये वाला आप सारा जानते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बहुत जल्दी निपट जाएगा। मैकियावेली को एथिक्स की दुनिया में सीरियस थिंकर नहीं माना जाता, वो पॉलिटिकल फिलोसफी में माना जाता है, एथिक्स में नहीं मानते। इसलिए एथिक्स की किताबों में मैकियावेली का जिक्र भी नहीं आता आमतौर पर। केवल ये आता है कि मैकियावेली ने ये कहा कि प्रिंस किसी नैतिकता को मानेगा नहीं, वो जो कहेगा वो नैतिक माना जाएगा। तो नैतिकता एक व्यक्ति केंद्रित कैसे हो सकती है, उस कंटेक्स्ट में उसको हम देखते हैं। वो जिक्र आएगा तो बताऊंगा कहीं, कोई बहुत महत्वपूर्ण थॉट है नहीं वो वाली। सुखवाद पढ़ने में कुछ सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? सर्वम दुखम दुखम, सुखवाद पठनम भी दुखम, है ना, सुखवाद पढ़ना भी दुखद है। चलिए, सुखवाद क्या है? अगर मैं कहूं कि वही दो वाक्य, तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? सुखवाद वह विचारधारा है जो दो वाक्यों में विश्वास करती है, मतलब जो मानती है कि मानव स्वभावतः क्या है, सुखकामी या सुखाकांक्षी। मानव स्वभावतः सुखाकांक्षी है। मात्रा का ध्यान रखना भाई, कई लोग बड़े बड़े सहजता में ना, किसी की शादी वादी होती है तो कार्ड लिख के भेजते हैं, आप जिंदगी में हमेशा सुखी रहे। तो तो कई बार बड़ा बिगड़ जाता है मामला, है ना। मात्रा का ध्यान रखना, मात्रा ठीक रहे, आपकी सूखी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे। अब सोचिए कोई ऐसा ऐसा लिख के भेजते, मैं घबरा जाता हूँ, कोई हिंदी में लिखता तो मैं कहता हूँ तो इंग्लिश में लिख लो यार। फिर इंग्लिश में लिखते, सर आई वांट टू मीट यू, MEAT। सच में मैसेज आया, आई वांट टू मीट यू और MEAT। तो मैंने कहा क्या बात है, सजाए काला पानी। तो मानव स्वभाव तो क्या है, सुखाकांक्षी नहीं, सुखाकांक्षी है ना। और सुखाकांक्षी होना नैतिक रूप से क्या है? हाँ, सुखाकांक्षी होना अनुचित नहीं है या बुरा नहीं है या उचित है, इसको बोलते हैं सुखवाद। कितना सिंपल है। तो दूसरी बात है कि इसके समर्थक कौन कौन है? अगर पश्चिम में देखें तो सबसे पहले कौन सा आपको याद आ रहा है? अरिस्टिपस कौन से संप्रदाय से था? सेजोनाइक, कौन सा? प्रोटोजुआ से बनाया था ना हमने। सेरेनाइक। अरिस्टिपस के बाद कौन सा रस था वो? रस बहुत सारे हुए, पाइथागोरस से लेकर प्रोटोगोरस तक, पर ये कौन सा रस है? एपिक्यूरस। एपिक्यूरस हो गया। इसके बाद आप आधुनिक काल में थॉमस हॉब्स को भी शामिल कर सकते हैं, हॉब्स सुखवादी भी है। हॉब्स के बाद आप शामिल कर सकते हैं बेंथम को, कर लीजिए, मिल को कर लीजिए, ये सब सुखवादी लोग हैं। इतने काफी, कितने याद करेंगे, बेंथम, मिल हो गए, है ना। और भारत में देखना हो तो सबसे पहले कौन आते हैं? चारवाक। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये तो रट लीजिए, जैसे कोई चारवाक का जिक्र खटाक से लिख के आना, निबंध में लिख के आना जरूर, 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे इससे। क्योंकि पढ़ के परीक्षक को आंसू आ जाते हैं कि बताओ, अब जाके पता लगा। तो भारत में वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है, और वेदों में जब मिलता है, आप लिखो सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो वेदों में सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे सूत्र आते हैं जो किसी ना किसी अर्थ में सुखवाद की ओर संकेत करते हैं, ये जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक। सुखवाद में तीसरी बात हम सोच सकते हैं कि सुख की परिभाषा क्या होती है, आज तक कोई नहीं दे पाया। सुख की परिभाषा देने के दो तरीके के प्रयास हुए, लेकिन दोनों ही अधूरे प्रयास हैं। कुछ लोग सुख को नकारात्मक तरीके से डिफाइन करते हैं,
नकारात्मक से बेहतर शब्द है अभावात्मक परिभाषा। मैं समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। और दूसरी तरफ होता है सकारात्मक या भावात्मक परिभाषा। भावनात्मक नहीं, भावात्मक। अंग्रेजी में नेगेटिव और पॉजिटिव के ही दोनों अनुवाद हैं, उसी सेंस में इसको लेना है। देखो, नकारात्मक का भाव निकलता है जो खराब हो, बुरा हो, पर उस तरफ से बात नहीं कर रहे हैं। सकारात्मक अच्छे के सेंस में नहीं है, नकारात्मक बुरे के सेंस में नहीं है। भावात्मक का भावात्मक ज्यादा नजदीक है। जैसे किसी की तारीफ करना, किसी की बुराई करना, दो तरीके संभव है। एक, हम ये बताएं कि उसमें क्या है, और दूसरा, हम ये बताएं कि उसमें क्या नहीं है। तो जब हम किसी की परिभाषा ये बताकर करते हैं कि उसमें क्या नहीं है, इसको बोलते हैं नेगेटिव या नकारात्मक या अभावात्मक परिभाषा। जैसे कोई कहे कि आजादी का मतलब है बंधनों का न होना, ये कैसी परिभाषा है? नकारात्मक है ना, क्योंकि इसमें यह बताया कि क्या नहीं है, ये नहीं बताया कि क्या है। और यदि कोई कहे आजादी का मतलब है उन परिस्थितियों का होना जिसमें व्यक्ति अपने हिसाब से जी सके, ये भावात्मक परिभाषा है, न कि अभावात्मक है। समानता का मतलब है विषमताओं का न होना, अभावात्मक है। समानताओं का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त अवसरों का उपलब्ध होना, ये भावात्मक है। कुछ लोग दूसरों की तारीफ भी ऐसे करते हैं। कोई कहे कि मेरी तारीफ करो, मेरे सौंदर्य की तारीफ करो, मेरी आंखों की तारीफ करो। एक नायिका ने हरियाणा के नायक से कहा, मेरी आंखों की तारीफ करो। काफी देर तक घूरता बोला, तू अंधी नहीं है। ये कैसी तारीफ है? ये अभावात्मक है कि भावात्मक है? तू अंधी नहीं है, ये तेरी आंखों की तारीफ है। पर कोई बोले तेरा विजन 6/6 है, ये सब मतलब दिमाग तो वैसे ही है सामने का भी, लेकिन इससे कम से कम भावात्मक भाषा में अपनी बात रखी है। अब आप समझ गए आज तारीफ कैसे करनी है? अभावात्मक नहीं करनी है, भावात्मक करनी है। तुम्हारे अंदर क्या नहीं है इससे डिफाइन नहीं करना है, तुम्हारे पास क्या है उससे डिफाइन करना है। ठीक है? तुम बेईमान नहीं है, ऐसे नहीं, तुम ईमानदार हो, है ना? तुम ईमानदार हो, भावात्मक कथन है। तुम बेईमान नहीं हो, अभावात्मक कथन है। कभी कभी नकारात्मक परिभाषाएं अच्छी होती हैं, सकारात्मक बुरी होती हैं। जैसे किसी को कहना कि तुम चोर नहीं हो, ये परिभाषा कैसी है? अभावात्मक है, भावात्मक? अभावात्मक है। पर उस व्यक्ति की तारीफ हो रही है कि बुराई हो रही है? तारीफ हो रही है। तो अभावात्मक परिभाषा तारीफ कर सकती है, और भावात्मक में उल्टा तुम गधे हो, परिभाषा भावात्मक है। तुम क्या हो ये बताया है। लेकिन लेकिन ये सुन के सामने वाला खुश हुआ कि परेशान हो गया। तो भावात्मक का मतलब अच्छा नहीं होता, अभावात्मक बुरा नहीं होता। डिफाइन कैसे किया? क्या नहीं है से डिफाइन करेंगे तो अभावात्मक, क्या है से डिफाइन करेंगे तो भावात्मक। तो सुख क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि हम इसकी अभावात्मक परिभाषा करेंगे, और ऐसा करने वालों में जो व्यक्ति सबसे प्रसिद्ध हुआ उसका नाम है एपिक्यूरस। एपिक्यूरस ने कहा दुखों का न होना ही सुख है। बल्कि कहा कि भौतिक और मानसिक दुखों का न होना, अब दुख से पहले भौतिक व मानसिक दुखों का न होना ही सुख है। पर एपिक्यूरस वो समझ नहीं पाया जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप हैं, वो था बेचारा, समझ नहीं पाया। भौतिक व मानसिक दुखों का न होना ही सुख है। जैसे ये बताइए कि अभी आप दुखी हैं क्या? इस समय क्लास में बैठे दुखी तो नहीं है? मतलब कुछ लोग होंगे, लेकिन आप जा सकते हैं, दुखी तो चिंता नहीं करनी है। तो जो लोग दुखी हैं वो तो दुखी हैं, एक वर्ग हो गया दुखी वाला। आप में से कुछ लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इस समय, ऐसे लोग हाथ खड़ा करें, इनको बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ज्यादा है। चलो तीसरा वर्ग बताओ जिनको दुख भी नहीं है और मजा भी नहीं आ रहा है। बैठे हैं, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना? करीब 10-12 लोग ऐसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 तरह की स्थितियां हो सकती हैं। और यदि मैं कहूं कि मैं दुख में नहीं हूं, इसका अनिवार्य मतलब नहीं है कि मैं सुख में हूं। ये भी हो सकता है जैसे भाई साहब ना दुख में ना तो सुख में है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं दुख में नहीं हूं, तो 2 ऑप्शन बने ना, कि या तो सुख में है या ना दुख में है ना सुख में है। इसलिए जब कोई कहता है कि सुख का मतलब है दुख ना होना, ये पर्याप्त परिभाषा नहीं है, ये कमजोर परिभाषा है। पर एपिक्यूरस समझ नहीं पाया जो आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मामले में 2 ही स्थितियां बन सकती हो, कोई स्थिति है जहां या तो एक्स होगा या वाई होगा, वहां तो आप कह सकते हैं कि एक्स का ना होना वाई होना है और वाई का ना होना एक्स होना है। लेकिन वो तभी तो 2 ही ऑप्शन है, या तो एक्स है या वाई है ना? आप अपने रूम में रहते हैं, या तो रूममेट के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप दोनों स्थिति में हाँ बोल देंगे। तो जहां 2 ही ऑप्शन हैं, या तो एक्स होगा या वाई होगा, और एक्स का ना होना वाई होगा, वाई का ना होना एक्स होना। पर यदि एक्स, वाई और जेड 3 स्थितियां हैं, तो आप एक्स के न होने को जेड नहीं कह सकते, तब एक्स के न होने को वाई या जेड कहेंगे। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? एक्स के न होने को जेड बता रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना है, जब अदालत किसी को बाइज्जत बरी करती है, सुने ना, सारे क्या बोलते हैं गवाह और बयानात के आधार पर, सारे सबूतों और गवाहों और बयानात के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इनके मुवक्किल XYZ बेकसूर हैं और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। न कि उनको सजाए मौत दी जाती है और न ही उनको कैद बामशक्कत दी जाती है, उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। कैद बामशक्कत मतलब कैद ए बामशक्कत, बा मतलब साथ, मशक्कत ये मशक्कत मतलब मेहनत, चक्की पीसिंग उसको बोलते हैं मशक्कत। तो बामशक्कत यानी सश्रम कारावास, इसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में सश्रम कारावास, और उर्दू में सजाए मतलब कैद बामशक्कत बोलते हैं। चलिए, तो
मान लीजिए कि एक्स पर आरोप था कि एक्स ने डकैती की है या कुछ भी किया, हत्या की मान लीजिए, और खूब केस चलता रहा, केस चलता रहा, केस चलता रहा, एक्स ताकतवर आदमी, अंत में प्रमाण नहीं मिल पाए। दो गवाह थे, दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई बीच में ही, पता नहीं कैसे मर गए, दुर्घटना में मर गए। भगवान एक एक सेकंड मौत ही मरे होंगे। तो जो जो गवाह थे वो सारे के सारे परलोक को प्यारे हो गए। आसपास से गवाहों के उन सब मना कर दिया, मुंह सिल लिया, हमें तो पता नहीं कब की बात है, अच्छा ऐसा हुआ था, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जो जो प्रमाण थे, सबूत थे, वो सारे नष्ट हो गए हैं। और अंत में जज ये जानते हुए कि किसी ने किया है, पर प्रमाण ही नहीं, जज कह रहे हैं कि इनको क्या करते हैं, बाइज्जत बरी किया जाता है, इज्जत के साथ बरी किया जाता है। अगर एक्स इज्जत के साथ बरी हुआ है तो क्या ये तय हो गया कि वो निर्दोष है? नहीं, तय नहीं हुआ। यहां फिर दो स्थितियां हैं। किसी का बाइज्जत बरी होने इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो निर्दोष था इसलिए साबित नहीं हुआ, या इतना घाघ था कि साबित होने नहीं दिया। इसलिए जब कोई बाइज्जत बरी हो तो अपनी निगाह से उसको बाइज्जत बरी मत कर देना हमेशा, क्योंकि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि उसने अपराध किया था और इतनी सफाई से किया, इतनी बेरहमी से किया, गवाहों को, प्रमाणों को इतनी बेरहमी से मिटाया कि साबित हो ही नहीं पाया। और अदालत के पास कोई चारा नहीं बचता बाइज्जत बरी करने के अलावा, क्योंकि अदालत तो प्रमाण पे जाएगी और प्रमाण बचाने। और कानून का बुनियादी सिद्धांत है कि 1000 मुजरिम भले छूट जाएं, एक भी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। पूरा ध्यान रखते हैं इस बात का कि कानून का सिद्धांत कमजोर ना पड़े। तो एपिक्यूरस कह रहे हैं दुखों का न होना ही सुख है। ये परिभाषा अपर्याप्त है, क्योंकि दुखों का न होना सामान्य स्थिति भी हो सकती है, जरूरी कहाँ है कि सुख हो। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम भावात्मक परिभाषा देंगे। तो सिजविक नाम के आदमी ने, हेनरी सिजविक पूरा नाम है, उपयोगितावाद के चिंतक हैं। और उपयोगितावाद मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि उपयोगितावाद का मतलब सार्वभौमिक सुखवाद होता है और कुछ नहीं होता उसके अलावा। इसलिए जब भी मैं उपयोगितावादी कहूँ, 99% मामलों में मान के चलने कि वो सुखवादी हैं। एक आध अपवाद है, उसका जिक्र मैं करूंगा उपयोगितावाद पढ़ाते हुए, लेकिन मोटे तौर पर आप ये मान के चलें कि वो उसी में आते हैं। दो बच्चे झपकी मार रहे हैं, उनको भाई परेशान मत करना, साथ वाले लोग बहुत प्यार से सो रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको डिस्टर्ब ना करे कोई भी। मैं तो ऐसे मामले में बच्चों को देखता भी नहीं हूँ कि दबाव में आ जाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता है ना। चलिए, हेनरी सिजविक, सिजविक क्या कह रहे हैं? सिजविक कह रहे हैं, अच्छा कई लोग इस दबाव में आ गए कि हमें देख लिया लगता है। नहीं, मैंने नहीं देखा किसी को, मुझे नहीं पता। कम से कम 25 लोगों के चेहरे पर भाव है कि अच्छा हमें देख लिया क्या? मैं 2 ही को देख पाया था, अब 25 और बता रही है कि हम भी थे। अरे डरो मत, मौत से सो। हेनरी सिजविक क्या कह रहे हैं देखो। हेनरी सिजविक कह रहा है कि सुख वह अनुभूति है जिसे विवेकशील लोग पसंद करते हैं। विवेकशील लगाना बहुत जरूरी है। जिसे विवेकशील व्यक्ति पसंद करते हैं तथा अन्य अनुभूतियों की तुलना में प्राथमिक मानते हैं। अन्य अनुभूतियों की तुलना में प्राथमिक मानते हैं। विवेकशील व्यक्ति सुख को पसंद करता है। आपने कुछ ऐसे व्यक्ति देखे जो सैडिस्ट होते हैं। सैडिस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसको दुख पसंद है, सैडिस्ट दुख देना पसंद करता है दूसरों को, बिना बात के दुख देना। ऐसे लोग होते हैं समाज में कि कोई व्यक्ति मिला, उसको परेशान करना। गैस लाइटिंग समझते क्या होती है? एक मनोविज्ञान में शब्द है गैस लाइटिंग। अपने आसपास पहचानना ध्यान से, कोई है तो नहीं गैस लाइटर आपके पास? गैस लाइटिंग का मतलब वो लाइटर नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो जेब में रखो, ये दूसरी बात है। गैस लाइटिंग का मतलब ये होता है अपने आसपास ध्यान से देखना, एक आध होगा जरूर। कई लोग